अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा नावल है तुम आओ तो ईद करें और ये लिखा है नबीला अबरार राजा ने। तो शुरू करते हैं हम अपना नावल। बरस जाए बादल बरस जा, ये प्यास मुझे कर दे ना कहीं पागल, बरस जाए बादल बरस जा। तीसरी बार ये गाना रिवाइंड हुआ था। बरसती बारिश में हर तरफ बेफिक्री थी। किचन से बड़ी सौंधी सौंधी खुशबुएं बाहर तक आ रही थी। इधर सबने हुल्लड़बाजी मचाई हुई थी। इन बिसात केन की कुर्सी पर बैठी, हाथों के प्याले में चेहरा टिकाए, उनसे तकरीबन बेनियाज सी थी। डेक फुल वॉल्यूम में चल रहा था। हंसते खेलते शरारते करते मौसम का मजा लेते ये सब खुशहाल खानदान के बेफिक्र लड़के लड़कियां थीं। इन बिसात का जहन अपने पुरसुकून से घर में रहने वालों में उलझा हुआ था। रोमाना ने यकीनन वाइपर हाथ में थामा होगा और अदनान को अंदर बाहर आने पे सौ सौ बातें सुना रही होगी, और अम्मी अदनान को रोमाना को तंग करने की वजह से डांट रही होंगी। भाईजान ऑफिस से नहीं आए होंगे, भाभी मौसम का मजा ले रही होंगी। भाईजान ऑफिस से वापसी पे ज़रूर कोई चटपटी चीज़ लाएँगे। रोमाना की फ़रमाइश होगी, भाभी ने पकौड़े और आलू चने की चाट के साथ पुदीने और अनारदाने की चटनी भी बनाई होगी। इस घर में कितना सुकून होगा, और यहाँ वो सोचते-सोचते होश में आई। जर्रार और बाकी सब फ्रिस्बी खेल रहे थे। उसने बड़ी जलती निगाह से जर्रार को देखा। इतना मैच्योर होकर हा-हू कर रहा है, और इन 76 बेमहार लड़कियों को देखो, कैसे दुपट्टे गले में डाले उछल रही हैं। कपड़े भीग कर जिस्म से चिपके हुए हैं, और ज़रा भी बड़ों का ख़याल नहीं। बड़ों का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। मजाल है जो कुछ बोल जाएँ, खुली छुट्टी दे रखी है, कयामत के दिन अल्लाह पकड़ेगा। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। 2-3 बार अरीबा बोली और कोमल ने उसे भी खेलने की दावत दी, पर वो सुनी-अनसुनी कर गई। बारिश पहले से भी तेज़ हो गई थी, साथ ही जर्रार की शोखी में भी इज़ाफ़ा हो गया। कुछ ऐसी ही हालत उसामा की भी थी, जिसकी मंगेतर और कज़न लाहौर से आई हुई थी। छुट्टियों में दूसरे शहर में रहने वाले लोग भी उनके यहाँ जमा होते, तो मेला सा लग जाता था। ये उनके घराने की बरसों पुरानी रिवायत थी, जो अभी तक सलामत थी। इन बिसात कुछ अरसे पहले ही ब्याह कर आई थी, और उसके होते ये सब पहली बार आए थे। उसामा की मंगेतर ग़ज़ल, जर्रार के मामू और खाला, बड़ी भाभी की फुफ्फू, जर्रार की दोनों शादीशुदा बहनें, उनके शौहर हज़रात और दूर परे के कज़िन्स वग़ैरह भी आए हुए थे, और घर में बहुत रौनक थी। बावर्ची खाने के अक्सर उमूर फ़ातिमा सरअंजाम देती थी, जो उर्फ़ आम में अम्मा फ़ातिमा कहलाती थी। जर्रार की दोनों बहनों सारा और अज़्मी को खाने पकाने से काफ़ी लगाव था। वो भी अम्मा फ़ातिमा के साथ-साथ लगी रहतीं, क्योंकि फ़रमाइशी खाने पकाना अकेली अम्मा फ़ातिमा के बस का काम नहीं था। उनके साथ इंबिसात भी शामिल हो जाती। वैसे भी शादी के कुछ अरसे बाद ही उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल ली थीं। उनके ख़ानदान की लड़कियाँ घर बनाने के लिए आइडल तस्वुर की जाती थीं, और शादी के वक़्त इन बिसात को भी बतौर ख़ास इसी किस्म की नसीहत की गई थी। इस बात का उसे अच्छी तरह एहसास था, चुनांचे अम्मा फ़ातिमा के साथ उसने भी हाथ बटाना शुरू कर रखा था। आज भी वो किचन में आए कि पकौड़े तलने और कचौरियाँ बनाने में उनकी मदद करे, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती उसे बाहर भेज दिया, क्योंकि सब मौसम एन्जॉय कर रहे थे। उसने बाहर आकर सबके साथ शामिल होने के बजाय बरामदे में पड़ी केन की कुर्सी सँभाल ली थी। भीगी-भीगी रातें, ये भीगा समा, ये बारिश पहली है जाने जहाँ, ओसामा सीटी पे गुनगुना रहा था। इन बिसात को इतने सस्ते और घटिया अंदाज में जज़्बात का इज़हार कभी भी पसंद नहीं रहा था। कम से कम उसके नज़दीक ये सब फ़ुज़ूल था। आयशा ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकली। इन बिसात अकेली बैठी थी। उन्होंने बगौर अपनी छोटी बहू को देखा। उसकी मतानत, संजीदगी और बावक़ार अंदाज़ की वो दिल से कायल थी। तभी तो इंतहाई कलील वक़्त में उसने आयशा बेगम को अपना गिरविदा कर लिया था। कुछ ऐसा ही हाल उसके ससुर एहसान दुरानी का भी था। क्या बात है, क्या सोचा जा रहा है? उन्होंने दूसरी कुर्सी सँभालते हुए बगौर उसे देखा, तो वो सीधी होकर बैठ गई। कुछ नहीं, बस कुदरत की खूबसूरती को दिल में सरा रही थी। वो हौले से मुस्काई। बहुत खुद, तुम अकेली यहाँ बैठी हो और उन सबको देखो कितने बेफ़िक्र हैं। उनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जवाबन वो शाने उचका कर रह गई। उनके सामने वो हकीकत पसंदी का इज़हार नहीं कर सकती थी। अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। ये अक्सर नए लोग और नई जगह थी। वो अभी तक सबके मिज़ाज से पूरी तरह आगाह नहीं हुई थी। वैसे भी अपने जर्रार के लिए मैंने तुम्हारे जैसी ही लड़की का तसव्वुर किया था, जो उसे तीर की तरह सीधा कर दे। आयशा के अंदाज़ में बेसाख्तगी, सादगी और शरारत का तअस्सुर बैक वक़्त मौजूद था। वो उसे जर्रार के बचपन और जवानी के किस्से सुनाने लगी, जिसमें उसे दिलचस्पी नहीं थी, पर वो बेज़ारी दिखाने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। 2 ढाई माह पहले ही तो अम्मी-अब्बू, भाई-बहनें, रोमाना और भाभी सब उसकी शादी पे कितना खुश थे। अब्बू को बड़ा मान था उसकी समझदारी पे, तो अम्मी को अपनी तरबियत पे भरोसा था। जर्रार के रिश्ते पे सभी खुश और मुतमईन थे। कैसा सुकून और इत्मीनान था उनके चेहरे पे, जब उसने रिश्ते के लिए हाँ की थी। उसकी ज़ात सुरखरू ठहरी थी, और ये बात उनके लिए काफ़ी पुरित्मीनान थी। आयशा किसी काम से उठकर अंदर चली गई थी। ओसामा बॉबी को लॉन में गिराए फ्रिस्बी छीनने के तगोदू कर रहा था। उसकी निगाह बिला इरादा उठी थी। जर्रार ने होशियारी का मुज़ाहिरा करते हुए फ्रिस्बी छीन ली। उसका रुख इंबिसात की जानिब था। देखो तो, मौसम तुम्हारी तरह आफ़त हो रहा है। आओ ना।
शरारत उसकी आंखों से झांक रही थी। बेशक हो मौसम आफत, मैं इधर ही ठीक हूँ। सबकी मौजूदगी के ख्याल से वो नर्वस सी हो गई, क्योंकि जर्रार ऐन उसके सामने खड़ा था, हार न मानने का तैयार किए हुए। मैं अंदर जा रही हूँ, और भी काम है। वो काफी रुखाई से बोलती मंजर से हटी। काफी देर बाद वो बाहर आई तो पता चला कि सब लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हैं। उसे एक मिनट के लिए अफसोस सा हुआ कि मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। फिर खुद ही उसने दिल को तसल्ली दी। मैं कौन सा लिफ्ट कराती हूँ। एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। मगरिब के बाद में नौजवान टोली की वापसी हुई। इन बिसात ने लड़कियों के भीगे-भीगे जिस्म से चिपके कपड़े देखकर इस्तग़फ़ार पढ़ी। ग़ज़ल ने उसके सामने दुपट्टा बस सिर नौ झटका और ओढ़ा। यही हाल अरीबा और लाइबा का भी था, जो लापरवाही और बेनियाज़ी का चलता-फिरता इश्तिहार बनी हुई थी। भला किसने देखकर लुत्फ़ नहीं लिया होगा? लॉन्ग ड्राइव का शौक और जवानी का जोश अजीब-सा था। इसलिए गीले कपड़ों का कोई होश ही नहीं था, मगर इन बिसात का ख़्याल ही था, क्योंकि उन्होंने पहले कपड़े बदले। ग़ज़ल और अरीबा को तो अब सर्दी लग रही थी। उन दोनों ने गरम-गरम चाय बनवा कर पी। वो गुलाबी हसीना गज़ब की थी। क्या रानाई थी, उसके लंबे बाल भी खूब थे, और बारिश में क़यामत लग रही थी। जर्रार ने बआवाज़ तबसरा किया और लोफराना अंदाज़ में आँख दबाई। उसामा ने इन बिसात की तरफ तवज्जो दिलाई, जो फ्लोर कुशन पे बैठी पढ़ रही थी। उसके एमएससी का फाइनल ईयर था, लेकिन शादी और जर्रार की ज़िद की वजह से वो फाइनल ईयर अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। सो उसका इरादा तैयारी के बाद पिंडी जाके एग्ज़ाम देने का था। इस सिलसिले में उसे आयशा और एहसान साहब की कुल सपोर्ट हासिल थी। जो ही मौका मिलता वो किताबें खोल लेती, क्योंकि शादी के बाद उसकी तवज्जो तक़सीम हो गई थी और कोशिश के बावजूद भी वो पढ़ नहीं पाती थी। उसकी यूनिवर्सिटी फेलो नौशाबा और माहा उसकी भरपूर मदद कर रही थीं। साथ-साथ नोट्स भी भिजवाती रहतीं। शादी के बाद वो सिर्फ़ 2 बार मैके गई थी, वो भी 1-1 दिन के लिए। अब उसका इरादा कम से कम 15-16 दिन जाकर क़याम करने का था। साथ-साथ नौशाबा और माहा से मदद भी लेनी थी। यूनिवर्सिटी हाल ही में गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद हुई थी। वो घरवालों को मिस कर रही थी। अगर अभी ये सब मेहमान ना आए हुए होते तो वो चली जाती अम्मी की तरफ, मगर जब तक ये सब यहाँ थे, ऐसा सोचना भी मुहाल था। जर्रार उसे ज़ज करने के लिए तैयार हो चुका था। बड़े आराम से किताब उसके हाथ से ली और अपना सर उसकी गोद में रखते हुए खुलकर हँसा। मेरा ख़्याल है कुछ थकन कम हो जाएगी। वो इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे उन दोनों के सिवा वहाँ और कोई ना हो। उसकी यही बेबाकी इन बिसात का दिल जलाती थी। न जाने वो सबके सामने किस वक़्त क्या कह दे। ग़ज़ल शरारत से खाँसी। अरीबा और कोमल ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो जर्रार के मिज़ाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये ख़िदमत अपने कमरे में लिया करो, ग़ज़ल ने दोस्ताना मशवरा दिया। यार क्या है, मेरी जायज़ शरई बीवी है, और कमरे में तो इनकी किताबें होती हैं पूरे बेड पे, और मुझ गरीब की क्या जुर्रत जो ख़िदमत लूँ इस बाग़ी हसीना से। वो मुकम्मल फ़ॉर्म में था, और इन बिसात इस बेबाकी पे पानी-पानी हो गई। बमुश्किल तमाम वो उसका सर हटाकर वहाँ से निकली तो रोना-सा आ गया। पहले तो फिर भी किसी हद तक वो अपने जामे में ही रहता था, पर जब से ग़ज़ल आई थी उसकी जुर्रत और गुस्ताखियों को ज़बान मिल गई थी। बारिश खुल के बरस रही थी। इन बिसात का मूड ख्वामख़ा ही ऑफ-सा हो गया। उसका दिल उदास-सा था। रात का खाना उसने फ़ातिमा के साथ मिलकर तैयार किया। बहुत मज़े का बनाया है खाना आज तो। इन बिसात के हाथ की बिरयानी खाते ही एहसान साहब ने सच्चे दिल से तारीफ़ की। कुछ ऐसी ही राय औरों की भी थी। खाने के बाद इन बिसात सबके लिए कहवा बनाकर ले आई। उनके घर में खाने के बाद कहवा पीने की आदत थी। यहाँ आकर उसने सबको भी ये आदत डाल दी थी। एहसान साहब तो बतौर ख़ास उससे फ़रमाइश करते थे। उनका वज़न और कोलेस्ट्रॉल मुसलसल कहवा पीने से कंट्रोल में आ गया था, और पहले के मुकाबले में वो खुद को चाको-चौबंद भी महसूस करने लगे थे। शाज़िया भाभी और अज़मी जल्दी सोने चली गईं। इरफ़ान भाई और शाज़िया भाभी के शौहर शाहज़ेब ने नौजवान चंडाल चौकड़ी को कुछ देर साथ दिया, फिर उन्हें भी नींद आना शुरू हो गई। सारा, खाला, फूफू और आयशा उनसे पहले ही उठकर चली गई थीं सोने के लिए। कोमल, अरीबा, बॉबी, ग़ज़ल और उसामा कार्ड्स खेलने लगे। जर्रार टेरेस पे खड़ा जाने क्या सोच रहा था। इन बिसात भी कमरे में चली आई। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने वज़ू करके इशा की नमाज़ की नियत बाँध ली। जब जर्रार उलझा-उलझा सा अंदर दाख़िल हुआ तो नवाफ़िल पढ़ रही थी। वो गिरने के अंदाज़ में बेड पे ढेर सा हो गया। सामने वो दुश्मने जहाँ मौजूद थी। अपनी ही कही हुई कितनी बातें उसके ज़हन में शोर मचाने लगीं। मैं चाहता हूँ तुम्हें फ़ज्र के बाद ही देखूँ। एक रोज़ जब वो अपने ख़ानदान में होने वाली शादी की रस्मों के बारे में बता रही थी, तो तब जर्रार ने उससे कहा था, हमारे यहाँ जब दुल्हन रुख़सत होकर आती है तो दूल्हा से उसका पर्दा करवा दिया जाता है। वो क्यों? उसने हैरानी से पूछा था। बस रस्म है हमारी, वो शान बेनियाज़ी से बोली। ये पर्दा कब तक होता है? पहले तो 1-1 हफ़्ता रहता था, पर अब फ़ज्र की नमाज़ के बाद दूल्हा दुल्हन को देख सकता है। मैं चाहता हूँ तुम्हें फ़ज्र के बाद ही देखूँ, तब तक सुबह हो चुकी होगी। मैं दिसंबर में शादी करूँगा, सूरज देर से निकलता है, तुम नमाज़ जल्दी पढ़ लेना, ताकि हल्के-हल्के अंधेरे उजाले के संगम में मैं तुम्हें देखूँ। एक अजीब-सी इल्तिजा और बेकरारी थी उसके लहजे में। वो देख तो नहीं सकती थी, मगर महसूस तो हो रहा था ना। मैं दिसंबर में नहीं बल्कि जून में शादी करूँगी। वो खिलखिलाई। पर मैं तुम्हें दिसंबर में लेके जाऊँगा।
जर्रार का अंदाज फैसलाकुन था। दिसंबर में तो नहीं, अलबत्ता मई के आखिरी अशरे में वो दुल्हन के रूप में सजी-संवरी उसके कमरे में मौजूद थी। इन बिसात ने नमाज़ पढ़ने के दौरान ही उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस कर लिया था। तभी तो दुआ माँगते ही उसने किताबों में सर दे दिया था। हालाँकि उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इम्तिहान में अच्छा खासा टाइम पड़ा था। अगर तुमने मुझसे दूर होकर पढ़ा तो फिर पढ़ने नहीं दूँगा। मेरी गोद में सर रख कर पढ़ोगी तो फिर तंग नहीं करूँगा। सिर्फ़ तुम्हें देखूँगा, प्रॉमिस। इन बिसात की तरफ से भी इत्मीनानी के इज़हार पे उसने पुरज़ोर यकीन दिलाया था। कुछ अरसा पुरानी बात उसे यूँ ही याद आ गई थी। उसने इन बिसात की तरफ करवट बदलकर तकिया आँखों पे रख लिया, पर वो बंद आँखों के पीछे भी नज़र आती रही, आँख मिचोली खेलती हुई। इन बिसात, तुम वाक़ई एक मुख़्तलिफ़ लड़की हो, हैरत अंगेज़ तौर पर। तुम्हारे सीने में दिल नाम की चीज़ भी है कि नहीं? वो ख़यालों में उससे लड़ रहा था। 12 से ऊपर का टाइम था। इन बिसात ने किताब बंद कर दी। जर्रार सो चुका था। उसने जर्रार के पास रखा दूसरा तकिया उठा लिया। वो बेढंगे अंदाज़ में सो रहा था। दोनों बाजू तकिए के गिर्द फैले हुए थे। वो औंधा पूरे बेड पे फैल के सो रहा था और सोते हुए भी इतना ही ज़ोर-आवर लग रहा था जितना कि जागते हुए लगता था। इन बिसात ने निगाह चुरा ली, उसे बहुत कुछ याद आ गया था। "आप किस करवट पे सोते हो?" चूँकि अब इतनी बेतकल्लुफ़ी तो हो ही चुकी थी, इसलिए उसने बेधड़क पूछा था। "मैं उल्टा सोता हूँ, ज़्यादातर तकियों को बाजुओं में लेकर, पर शादी के बाद ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तकिया बना लूँगा।" जवाबन उसने उतनी ही बेबाकी से जवाब दिया था। इन बिसात के गाल लाल-गुलाल होने लगे थे। इन बिसात ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया। जर्रार ने सुर्ख़ होती आँखें खोल दीं। "इन बिसात साहिबा, आपको ज़रूर बताऊँगा कि मोहब्बत में बेचैनी, तड़प और बेकरारी क्या होती है। तुम तो अपने ही कहे लफ्ज़ और वादे भूल गई हो, मगर मैं तो नहीं भूला कुछ भी।" इन बिसात के महकते आँचल का एक कोना उसके पास गिरा था। इससे पहले वो पकड़ता, इन बिसात आगे बढ़ गई थी। रात थम-थम कर बारिश बरसने के बाद सुबह कभी धूप निकल आती, कभी बादल छा जाते। धूप-छाँव का ये खेल जारी था। जर्रार कज़िन्स के साथ बातों में मसरूफ़ था। मौज़ूए गुफ्तगू कल वाली गुलाबी हसीना थी, जो उसे आज भी याद आ रही थी। तभी तो बहाने-बहाने से ज़िक्र हो रहा था। "हाँ यार, जानकर टकराई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी।" गिरते-गिरते शर्ट का कॉलर पकड़ दिया, ऊपर के तीनों बटन टूट गए। ड्रेसिंग रूम में पड़ी है शर्ट। वो हँस-हँस कर कल वाला किस्सा अस्सिर-नौ दोहरा रहा था। इन बिसात ने सुलगती निगाहों से उसे देखा तो उसने बड़ी शरारती अंदाज में एक आँख दबा दी। उसने मुँह फुला लिया तो सब हँसने लगे। इन्हीं हरकतों से इन बिसात की जान जाती थी। हाँ यार, सचमुच लड़की जर्रार भाई से जान कर टकराई थी, इनका कसूर नहीं था। इन बिसात के चेहरे पर गुस्से के फैलते रंगों को देखकर गजल ने उसकी तरफ से सफाई दी थी। जर्रार गैर महसूस अंदाज में उसके तअस्सुरात का जायजा ले रहा था। इधर गजल ने चंद दिन में ही इन बिसात के उखड़े-उखड़े गुरेज पा रवैये को भांप लिया था। जर्रार अपनी तरफ से लाख कोशिश कर रहा था उनके दरमियान हायल खलीज को घर वालों से लाइल में ही रखा जाए, पर वो उसकी कोशिशों पे पानी फेरने में लगी हुई थी। वो कम अज कम अपना तमाशा बनाने के हक में नहीं था। अज़मी और सारा के शौहर हज़रात तो चंद दिन रह कर चले गए थे, अलबत्ता वो दोनों इधर ही थीं। खाला, फूफू और दीगर कज़िन्स भी क़याम का इरादा रखते थे, सो इन बिसात के मैके जाने का प्रोग्राम टलता ही जा रहा था। जर्रार ने मेहमानों की वजह से जो छुट्टी ली थी, वो ख़त्म हो गई थी। अब वो भी जॉब के सिलसिले में पेशावर जा चुका था। गर्मियों की लंबी दोपहरें थी, सो-सो कर दिल भर चुका था, लेकिन वो पुरसुकून थी, क्योंकि जर्रार इधर नहीं था। उसकी मौजूदगी में वो बेसुकून ही रहती। उसकी हरकतें ही नाकाबिले बर्दाश्त थीं। रात को वो मज़े और सुकून से सोती। शादिया भाभी छेड़ती रहती और वो दिल पे जब्र करके मुस्कुराती जाती। उज़्मा और सारा के जाने के 2 दिन पहले जर्रार वीकेंड पे वापस आया तो दोनों बहनें खुश हो गई। उज़्मा, सारा, शाज़ेब और जर्रार 4 बहन-भाई थे। जर्रार सबसे छोटा और लाडला था, जभी तो उसकी ज़िद मानी गई थी। उनके खानदान में बाहर शादियाँ नहीं की जाती थी, पर जर्रार ने इस रिवायत को तोड़ डाला था और किसी को एतराज़ भी नहीं था। आयशा और एहसान ने उसकी ज़िद पूरी कर दी थी। सबने खुले दिल से इन बिसात को खुशामदीद कहा था। वो उनके खानदान में खुशगवार इज़ाफ़ा साबित हुई थी। जर्रार अपनी जीत पे नाज़ा और खुश था। इन बिसात कमरे में आई तो कमाल महारत से अपने तअस्सुरात छुपाकर वो सोता बन गया। चंद सेकंड तक वो दरवाजे में खड़ी उसे खोजती निगाहों से तकती रही। उसने आहिस्तगी से बेड के पास आकर तकिया उठाया और रुख मोड़ा तो जर्रार ने उसके दुपट्टे का कोना नामहसूस अंदाज में अपनी तरफ खींचा। वो पलटी तो जर्रार ने यकदम आंखें खोल दी। "हम में सब कुछ पहले जैसा भी तो हो सकता है, जैसे तुम कहा करती थी।" उसका दुपट्टा जर्रार के हाथ में था। उसने जोर लगाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। "मोहब्बत और प्यार खेल नहीं है। आज किसी और से और कल किसी और से और परसों किसी और से।" उसके लफ्ज़ बड़े कड़वे थे। "तुम पहले मिल जाती तो प्यार मोहब्बत भी तुमसे कर लेता।" वो ढिठाई से बोला। "मुझे क्या पता था मेरे नसीब में इतनी प्यारी बीवी लिखी है जो पास आकर भी दूर है। हमारा तो वैसा हाल भी नहीं है कि कह सके समुंदर से मिले प्यासे को शबनम। चारों तरफ समुंदर है और पीने को एक कतरा भी नहीं।" अब उसकी निगाहों का अंदाज शौहराना इस्तेहकाक में बदल चुका था।
मैं तुम पे पूरा हक रखता हूँ। उसके अल्फाज बहुत भरपूर थे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है? उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी जब मैं कहता था कि तुम्हें हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा। कम से कम उस बात का इन बिसात के पास जवाब नहीं था। वो मुस्तरिब सी होकर होठों को कुचल रही थी। जर्रार को एक बार फिर उस पे तरस आ गया। उसने लाइट बंद करके उसकी तरफ से करवट बदल ली। सिर्फ 1 साल पहले की ही तो बात थी। जिंदगी बड़ी सीधी और सच्ची सी थी। अब इतने उलझाव कहाँ से आ गए? इन बिसात ने पिंडी जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। कुछ ही दिन में रमजानुल मुबारक भी शुरू होने वाला था। उसने जर्रार को कह दिया था कि मैं अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। वो कहाँ कुछ बोल सकता था। इन बिसात ने वैसे भी उसे सिर्फ बताया था, इजाजत मांगने की जहमत गवारा नहीं की थी, क्योंकि आयशा बेगम ने पहले ही जर्रार को कह दिया था कि इन बिसात को पेशावर जाते हुए पिंडी छोड़ आना। वो मसरूर सी थी। जर्रार दूर खड़ा उसकी फुर्तियां मुलाहिजा कर रहा था। वो तैयार हो चुकी थी। कब वापस आओगी? उसने अपनी बेकरारी अया नहीं होने दी थी। पता नहीं कब तक आऊंगी, वो आम से लहजे में बोली। सबसे मिलकर वो गाड़ी में बैठ गई। जर्रार पहले ही रिवर्स करके गेट से बाहर निकाल चुका था। आयशा बेगम ने उसे अपना ख्याल रखने की पुरजोर हिदायत की। वो आंखें बंद किए सीट से टेक लगाए इर्द गिर्द से बेखबर नजर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। जाने क्यों बीते दिनों की याद ने जर्रार का दामन थामा। वो चश्मा से मियांवाली पहुंच गए थे। सड़क किनारे खान छप्पर होटल का बदरंग बोर्ड आवेजा था, जहां उसकी बड़ी दिल आवेज सी याद वाबस्ता थी। 3 माह पहले जब वो उसे रुखसत करवा कर पिंडी से ला रहा था, तो इसी छप्पर होटल के बाहर वो रुके थे। इन बिसात को बड़ी सख्त प्यास लग रही थी। सारे रास्ते वो सू सू करती आई थी। शाजिया भाभी के कान में तकरीबन घुसते हुए उसने रो देने वाले अंदाज में कहा कि मुझे प्यास लग रही है। उसामा ड्राइविंग सीट पे था। शाजिया भाभी ने जर्रार का कंधा हिलाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि इन बिसात को प्यास लग रही है। गाड़ी में रखी मिनरल वाटर की चारों बोतलें खाली हो चुकी थी। पिंडी से चलते हुए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वगैरह लिया था। गर्मी हद से ज्यादा थी। मई का आखिरी अशरा था। सूरज आग बरसा रहा था। वो सब तो मजे से बातें कर रहे थे, साथ खा पी रहे थे। शाजिया भाभी और उजमा बाजी ने 2-3 बार उससे भी पूछा कि कुछ खाना पीना है तो बताओ। वो बहुत नर्वस थी। फिर इस हाल में खाने पीने का तसव्वुर भी मुहाल था। उसने इनकार में सर को हरकत दी। म्यांवाली पहुंचने तक उसका हश्र हो चुका था। 5 घंटे के सफर में प्यास के मारे हल्क खुश्क हो रहा था। अब उससे और सब्र नहीं हो रहा था। खान छप्पर होटल के बोर्ड पे नजर पड़ते ही उसामा ने गाड़ी सड़क से उतार कर दाएं साइड पे होटल के सिमत मोड़ ली। उसामा गाड़ी से उतर गया। जर्रार उसकी जगह ड्राइविंग सीट पे आ गया। इन बिसात ऐन उसके पीछे वाली सीट पे थी। वो बैक मिरर से पीछे देखने लगा, पर उसे मायूसी हुई। वो सर तापा सफेद चादर में ढकी थी। उसामा प्लास्टिक के जग में पानी ले आया। जर्रार ने पानी का ग्लास खुद पकड़ा और पिछला दरवाजा खोलकर इन बिसात के पास बैठ गया। शाजिया भाभी ने शरारती निगाहों से उसे देखा। उन दोनों में हंसी मजाक और नोक-झोंक चलती रहती थी। इन बिसात उसकी मौजूदगी महसूस करते ही उज़्मा बाजी की तरफ सिमट गई। लो इन बिसात पानी पी लो। जर्रार गिलास हाथ में लिए इंतजार कर रहा था। शाजिया भाभी भरपूर शरारत के मूड में थी। उन्होंने सफेद चादर सरकाई तो जर्रार की तो गोया सारी जान ही आंखों में आ गई। लरसता हुआ नाजुक सा हाथ सफेद चादर से बाहर आया। मेहंदी से सजा चूड़ियों की छन छन से आरास्ता हाथ ने गिलास उसके हाथ से लिया तो वो कदरे आगे हुआ। भाभी ने जूं ही इन बिसात की चादर पीछे की, उसने जर्रार की तरफ से रुख मोड़ लिया और भाभी की तरफ मुंह करके पानी पिया। इस हद दर्जा एहतियात पे उसका दिल जल कर कबाब हो गया। इसका बदला उसने यूं लिया कि अपना पांव इन बिसात के दाएं पांव पे रखकर एक बार पूरी कुव्वत से दबाया। जब्त के बावजूद भी आह उसके लबों से खारिज हो ही गई। तब वो उज़्मा बाजी के ऊपर लग गई। उन्होंने बड़ी तवज्जो से जर्रार को देखा, जैसे कह रही हूँ घर तो पहुंचो। वो बहुत खुश था। खुशी और मस्ती हर हर अंदाज से आया थी। उसामा को हटाकर घर तक उसने खुद गाड़ी ड्राइव की। भाभी समेत कोमल और अरीबा ने भी रिकॉर्ड लगाया। न चाहते हुए भी उसने गाड़ी सड़क से उतार कर रोक दी, जहां से कुछ दूर खान छप्पर होटल का बोर्ड आवेजा था। कुछ खाना तो नहीं है? उसका अंदाज दोस्ताना था। जवाबन इन बिसात ने आंखें बंद किए ही नफी में सर हिलाया। आज उसने काले स्कार्फ से चेहरा ढांपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें ही आया थी, जिन पे पलके साया फेगन थी। जर्रार ने गहरी सांस लेते हुए गाड़ी रिवर्स करके दोबारा सड़क पे डाल दी। अब वो खामोश था। जल्दी घर आ जाना, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे पेशावर जाना है। आने का प्रोग्राम बना तो मुझे फोन कर देना या शाहजेब से कह देना, ले जाएंगे। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा, मैं याद करता रहूंगा। कम से कम उधर नजरों के सामने तो रहती हो। आखिरी जुमले उसने दिल में कहे थे, क्योंकि इन बिसात बहुत गहरी थी। जर्रार उसे छोड़ने के बाद वापस चला गया। हालांकि अम्मी, अब्बू, भाई, भाभी सबने रुकने पे इसरार किया, पर उसने सलीके से माजरत कर ली
और वापस पेशावर चला गया। अम्मी, रोमाना भाभी, अदनान भाई सभी उसे घेरे बैठे थे। काफी देर बातें होती रही। सुबह दोनों बड़ी बहनें भी आ गई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इन बिसात काफी अरसे बाद आई थी। उसके तसुरात से लग रहा था कि वो बहुत खुश है और इस बात से वो सब मुतमईन थे। रात वो बहुत देर से सोई। उसने पुराने कमरे को ही मस्कन बनाया था जहाँ शादी से पहले उसका कयाम था। दोनों बहनें भी उधर ही थी। भाभी भी काम खत्म करके उनके पास बैठ गई थी। मौजूए गुफ्तगू जर्रार उसकी फैमिली ही थी। वो तफसील से उनके सवालों का जवाब देती गई। इस दौरान जर्रार के एसएमएस 3-4 बार आए, फिर उसने कॉल कर डाली मगर इन बेसात ने रिसीव नहीं की। तब जर्रार को बहुत गुस्सा आया। वो वैसे भी उसे पल पल सुलगाती थी, तड़पाती थी, किसी तरह भी चैन नहीं लेने दे रही थी। जब उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तब भी दिल उसे पाने को छूने को मचलता था, किसी जिद्दी बच्चे की तरह। अब जब वो उसके नाम हो चुकी थी, प्यास की शिद्दत पहले से कई गुना बढ़ गई थी। क्या थी वो? कोई अजनबी सरजमीन, कोई सरबस्ता राज जिसे जानने को दिल बेकरार रहता। उसके पास रहकर भी दूरियों का एहसास जगाती थी और पास आकर कुर्ब की प्यास बढ़ाती। और वो क्यों उसके सामने हार गया था? सारे हथियार फेंक दिए थे। उसे बड़ी देर से इदराक हुआ था। यही तो मोहब्बत है। तो जर्रार साहब, आपको भी मोहब्बत हो ही गई है। जब पहली बार उसने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजा तो बड़ी आसानी से एतराफ भी कर लिया, पर इस बाजी में भी उसे अपनी जीत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने इंबिसात को भी तो पा लिया था। वो दराज में अपने जरूरी पेपर्स ढूंढ रहा था। इंबिसात ने जाने से पहले उसे दिए थे ताकि बाद में अगर उसे जरूरत हो तो वो ढूंढता ना फिरे। उसे मतलूबा पेपर्स मिले तो उसने इत्मीनान से देखना शुरू किया। आखिर में नीचे से एक खूबसूरत सा कार्ड निकला। उसने खोल लिया तो नजरें जम सी गईं। ये तहरीर, ये लफ्ज अजनबी तो नहीं थे। रात की खौफजदा तन्हाई ने, मेरे अंदर के बेबस बच्चे ने एक सिसकी ली है। हो सके तो आज ख्वाब में ही आ जाओ। इन बेकरां वुसतों पे फैले हिज्र ने सदा दी है। एक बार ही आ जाओ, इंतजार से सहमी आंखों ने कहा है आ जाओ। एक बार ही आ जाओ, इस दर्द को अब और ना बढ़ाओ। एक बार ही आ जाओ। सिर्फ कुछ माह पहले तो इन बिसात ने रात की तन्हाई में उसे खुद ये नज्म सुनाई थी, अपने दिल की आवाज कहकर। तब वो कितना खुश हुआ था कि वो भी उसे मिस करती है। कहाँ कहाँ से वो भूलता। वो कितनी चालाकी और खूबसूरती से उसके साथ खेलती रही। उसके लबों से निकला एक एक लफ्ज वो कितनी तवज्जो से सुनता था। खास तौर से जब वो कोई नज्म या गजल सुनाती तो वो हवाओं में उड़ता फिरता। इन दिनों उसे सब भूला हुआ था। इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर सर पे था मगर उसे कुछ होश नहीं था। एक मजेदार अलबेली सी असाइनमेंट इंबिसात की सूरत में सामने थी। ऐसे में फाइनल सेमेस्टर की किसको परवाह थी? क्या चीज हो तुम इंबिसात बीबी? उसने कार्ड दोबारा दराज में डाल दिया। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया था। रात उसने भाभी के साथ मिलकर सहरी के लिए छोटी मोटी चीजें बनाई। अब्बू और आदिल भाई नमाज तरावी के लिए मस्जिद चले गए। उनके साथ अदनान भी था। अदनान और रोमाना आदिल भाई के बच्चे थे। इन बिसात ने घर पे ही नमाज तरावी अदा की। दुआ मांगने के बाद एक सुकून सा रगुपै में उतरना शुरू हुआ। सहरी के लिए वो भी भाभी के साथ बेदार हुई। गर्मी बहुत ज्यादा थी। इस बार रोजे भी तो शदीद गर्मियों में आए थे। फज्र की अजान हुई तो उसने फौरन नमाज अदा की। नमाज के बाद तर्जुमे के साथ एक सिपारा पढ़ा। ये उसकी पुरानी आदत थी कि रमजान में वो हमेशा तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ती। भाभी इस दौरान किचन समेट चुकी थी। कुरान से फारिग होकर बाकी काम उसने कर लिया। फिर बड़ी देर के बाद नींद आई, पर सूरज सर पे खड़ा था। गर्मी की वजह से जल्दी आंख खुल गई उसकी। गर्मी बहुत ज्यादा थी मगर हैरत अंगेज तौर पर रोजे ने ज्यादा तंग नहीं किया, क्योंकि सरे शाम ही बादल उमड़ आए थे। 15 रोजे गुजर चुके थे जब आयशा बेगम का फोन आया कि कब घर आओगी। उसका जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उसे मैके आए 1 माह होने वाला था और ये दिन कैसे गुजरे खबर ही नहीं हुई। दिल इधर ही लग गया था। यूं लग रहा था वो शादी से पहले वाली इन बेसात है। पर हकीकत यही थी कि अब वो शादीशुदा जिम्मेदार लड़की थी। मैके आने के बाद उसने जर्रार के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जहमत नहीं की थी, लेकिन जर्रार तो मुसलसल मैसेज करता रहा था। एक तवातिर से आई मिस यू के मैसेज आ रहे थे। वो जवाब देती भी तो काम की बात करती। अब जब अदनान छोड़ने जा रहा था तो उसे जर्रार की सारी बातें याद आने लगी थी। घर में दाखिल होते ही सबसे पहला सामना जरार से हुआ। वो आयशा बेगम की गोद में सर रखे लेटा था। टीवी लाउंज में सब बैठे थे। इफ्तार में आधा घंटा बाकी था। जरार सबसे पहले उठकर अदनान से मिला। इनके साथ आयशा बेगम की तरफ बढ़ी, जिन्होंने गले लगाकर उसका माथा चूमा। अरीबाओ कोमल भी उसे देखकर खुश थी। शाजिया भाभी के चेहरे पर खैर मकदमी मुस्कुराहट थी। फर्दन फर्दन सबसे मिलने के बाद वो हटकर सोफे पे बैठ गई तो फौरन ही जर्रार की निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। उसने एक सानिये के लिए नजर उठाई तो फौरन ही चुरा ली।
क्योंकि उसकी आंखों में शिकवे और शिकायत की तहरीर बआसानी पढ़ी जा सकती थी। इफ्तार के बाद वो अदनान को गेस्ट रूम में ले आई और उसके कपड़े निकाल कर दिए ताकि वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि रोजे के दौरान तवील सफर से वो खुद भी थक गया था और अब आराम करना चाहता था, क्योंकि सुबह वापस भी जाना था। खाने के बाद हस्बे मामूल कहवे की फरमाइश हुई तो वो किचन में आकर कहवा बनाने लगी। जर्रार भी स्टूल घसीटता उसके पास बैठ गया। वो शौक और दिलचस्पी से उसे देख रहा था। हैरत की बात थी कि उसकी किसी भी अंदाज से गुस्सा जाहिर नहीं हो रहा था। कैसी हो? उसने बड़ी अपनाइयत से पूछा। ठीक हूँ, वो आम से लहजे में बोली। काफी ठीक लग रही हो। वो उसका सरापा निगाहों में जज्ब करते हुए बोला तो चीनी डालते उसके हाथ लरज से गए। मैं कल ही वापस आया हूँ। वो बगौर उसके चेहरे को जांच रहा था। जर्रार इंजीनियर था और पेशावर में जॉब कर रहा था। हर हफ्ते घर का चक्कर लगा लेता था। न तो इनबिसात ने कभी कहा कि वो उसके साथ जाना चाहती है और न ही उसका रवैया देखकर जर्रार ने जोर दिया कि वो उसके साथ चल कर रहे। घर वाले इनबिसात से खुश थे, वो भी चुप था। अच्छी खासी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई थी। शादी से पहले सब कुछ नॉर्मल था। ये तो बाद में इंकशाफात हुए कि क्या कुछ हुआ है, पर उसके बावजूद जर्रार पुरसुकून नजर आने की अदाकारी करता रहा, जैसे कि इस वक्त भी कर रहा था। दिल में बेपनाह गुस्सा था, जिसे उसने बमुश्किल तमाम दबाया था। इन बिसात ने कितने कड़वे लहजे में मिलन की अव्वलीन साअतों में कहा था, इस किस्म के लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सो वो भुगत रहा था। कैसी धूमधाम से शादी हुई थी। सबने ही अपने अपने अरमान निकाले थे। उनके घर की आखिरी शादी थी, इसलिए एहसान, आयशा, शाहजेब, उज़्मा, सारा सबकी ख्वाहिश थी कि कोई कमी ना रह जाए। वो खुद इतना एक्साइटेड था, एक-एक रस्म को एंजॉय किया था। वो कहवे के लिए प्यालियां निकाल रही थी। जर्रार को पूरी शिद्दत से कुछ याद आया था। कहाँ-कहाँ उसने जर्रार को ख्वाब नहीं दिखाए थे। वो स्टूल को ठोकर मारकर परे करता ऐन उसके पास खड़ा हो गया। क्यों खेल रही हो तुम मेरे साथ? उसकी आंखें शिद्दत गजब से दहक उठी। खेल तो आप खुद अपने साथ रहे हैं, मेरा क्या कसूर? जवाबन वो उतनी ही मासूमियत से बोली, ये जो इतने इत्मीनान से मेरे घर में रहकर बड़े-बड़े बोल बोल रही हो, तो ये सरासर मेरी मेहरबानी है, वरना मर्दाना एहसासात और जज़्बात मुझ में भी पाए जाते हैं। और फिर तुम जो ख्वाब दिखाकर मेरी आरज़ुओं को बेदार करती रही हो, मेरा भी दिल चाहता है कि अपना शौहराना हक़ वसूल करूँ, अपनी मोहब्बत का खराज वसूल करूँ। इन बिसात के कान की लवें इस हद दर्जा बेबाकियों खुलेपन पे सुर्ख हो गईं और गुलाबी रुखसार तब से गए। क्यों मानती हो ना मेरा एहसान? सरकश आंखें उस पे जमाए वो हद दर्जे गुस्से में था। वो क्या जवाब देती? चेहरा झुकाए इस वक्त वो सख्त बेचैनी का शिकार थी। चेहरे से बेइत्मीनानी और परेशानी मुतरश्शे थी। जर्रार पास खड़ा था, उसका कंधा इंबिसात से टकरा रहा था। वो उसे नजरों में तौल रहा था, जैसे कह रहा हो, अब बताओ। शाज़िया भाभी किचन में दाखिल हुई तो उसने सुकून का सांस लिया, वरना तो उसे लग रहा था जैसे अदालत के कटहरे में खड़ी है। उन्होंने शरारती मुस्कुराहट से दोनों को देखा। भाई क्या राज व न्याज हो रहे हैं? जर्रार ने अपने अंदरूनी तअस्सुरात छुपा लिए। वो सरापा मोहब्बत लग रहा था। इतने दिनों की दूरी का हिसाब किताब कर रहा था। उसकी और शाज़िया भाभी की बेतकल्लुफ़ी थी, जभी तो वो आराम से कह गया। इन बिसात को लग रहा था वो अभी रो देगी। ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। लगता है बड़ा कड़ा हिसाब लिया है। उन्हें इन बिसात का सुर्ख चेहरा नज़र आ गया था। अभी कहाँ, अभी तो इब्तिदा है। वो नज़रें उस पे फ़ोकस किए हुए था। शाज़िया भाभी कहाँ जान सकती थी, मुस्कुराती रहीं। भाभी मैं कहवा दे आऊँ सबको? उसे बरवक्त बहाना सूझा। ट्रे उठाकर बाहर निकलते हुए उसने खुद को मंज़र से हटा लिया था फिलहाल। वो काफ़ी देर आयशा बेगम और एहसान साहब के पास बैठी रही। वो अम्मी, अब्बू और भाई के बारे में बात कर रहे थे। इशा की अज़ान हुई तो वो नमाज़ के लिए मस्जिद में चले गए। उन्होंने अब नमाज़े तरावी भी पढ़कर ही आना था। जर्रार उनके साथ था। उसने सुकून की सांस ली थी। सफ़र और ज़हनी थकान के बायस वो बेआराम सी थी। नमाज के बाद बिस्तर पर गिरते ही परेशानी के बावजूद नींद आ गई। वो शादां फरहां सोई थी। जर्रार सोफे के पास खड़ा खुशमगी निगाहों से महवे ख्वाब इन बिसात को देख रहा था। अंदाजे से लग रहा था वो गहरी नींद में है। उसने आकर लाइट जला दी थी। वो तब भी नहीं जागी, जो इस बात का सबूत था कि वो वाकई गहरी नींद में है। खैर आज सो लो, सुबह खबर लूंगा। तुम्हारी हद होती है सब्र की और मेरा पैमाना अब लबरेज हो चुका है। बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हारी तौहीन आमेज़ रवैये को। मैं भी इंसान हूँ। तुमने मुझे शौहर का दर्जा दिया ही नहीं, शादी से पहले मेरे जज़्बात के साथ खेलती रही हैं और बाद में भी तुमने मेरी खामोशी से मुझे काठ का उल्लू समझ लिया है। खैर ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, मैं जल्द दूर कर दूँगा। सोई हुई इनबिसात को उसने ख़यालों ही ख़यालों में बहुत कुछ कह डाला था। यूनिवर्सिटी में इनबिसात ने हुमा और सायरा के साथ इकट्ठा एडमिशन लिया था। सायरा प्राइमरी स्कूल के ज़माने से उसकी क्लास फ़ेलो थी, जबकि हुमा 3rd ईयर में उनके साथ शामिल हुई थी। बीएससी करने के बाद तीनों ने ही एमएससी करने का फैसला कर लिया। इनबिसात और सायरा तो शुरू से ही गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई थी और दोनों का रुझान भी नुमायां था। इनबिसात तो कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी की सरगर्म रुकन भी रही थी।
हुमा उन दोनों के मुकाबले में कदरे सुस्त और एतमाद से आरी मासूम लड़की थी। उनके ग्रुप में वो भी शामिल हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद हुमा में रफ्ता-रफ्ता कुछ एतमाद आना शुरू हो गया। हुमा की बड़ी बहन उसी यूनिवर्सिटी में पहले से ही नफ्सियात में मास्टर्स कर रही थी। 3-4 माह के दौरान ही इनबिसात और सायरा दोनों ने महसूस किया कि हुमा अब पहले जैसी नहीं रही है। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी न होने के बराबर थी। हुमा की ही एक और फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उसकी दोस्ती इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक लड़के से हो गई है और बड़ा ज़ोरदार चक्कर चल रहा है। तब इनबिसात ने हुमा को घेर लिया और उसने सब कुछ बता दिया। पहले वो उसकी नाराज़गी के खौफ से चुप थी और उसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब उसने खुद ही दोस्ताना अंदाज़ में सवालों का सिलसिला शुरू किया तो उसने एक-एक बात बता दी। इनबिसात के करीब जो परेशानी वाली बात थी वो ये थी कि हम हुमा बहुत संजीदा थी। और इस सारे किस्से में सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये था कि हुमा ने उस लड़के को देखा तक नहीं था, न उसके बारे में कुछ जानती थी। इस दोस्ती का आगाज़ टेलीफ़ोन कॉल से हुआ था। हुमा ने यूनिवर्सिटी में नया-नया एडमिशन लिया था। भाईजान ने उसे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था। पहली बार उसके नंबर पे रॉन्ग कॉल आई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जो कोई भी था उसे बात करने का तरीका आता था। दूसरे रोज़ फिर कॉल आ गई और ये सिलसिला दराज़ होता गया। उसने हुमा को दोस्ती की ऑफ़र की जो सोचे-समझे बगैर उसने कबूल कर ली। ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। अब हुमा के पास और कोई मौज़ू नहीं था। हर वक़्त उसी लड़के की बातें। इन बिसात को आकर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता था तो वो हुमा की हसासियत थी। वो भला की ज़ोदे रंज थी, ज़रा-ज़रा सी बात दिल पर ले लेती। खुदा न ख़वास्ता अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो जाती तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाता। लड़कियों के साथ यही तो मसला होता है, बहुत नाज़ुक दिल होती हैं। हुमा अब एक-एक बात उन दोनों को बताती। हुमा के चेहरे पे इतने खूबसूरत रंग बिखरे होते कि वो देखती ही रह जाती। उसने अपनी अम्मी और बहनों से भी मेरी बात करवाई थी। इतनी अच्छी हैं वो कि क्या बताऊँ। इतने प्यार से बात की सबने मेरे साथ। इतने अच्छे लोग हैं, वो रद्दुल लिसान थी। हुमा प्लीज़ मोहतात रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई ठेस पहुँचे। यार वो इस किस्म का नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक है उसका। मैंने कल उसके भाभी से बात की थी। अगर वो उस तरह का होता तो क्यों अपनी फैमिली से मेरी बात करवाता? उसकी सच्चाई के लिए ये बात काफ़ी नहीं है? सायरा और इनबिसात उसे देख कर रह गईं। कितना अंधा एतमाद था उसे, एक अनदेखे अनजाने शख्स पे। इनबिसात कुछ कहने लगी थी मगर सायरा ने उसे चुप करवा दिया। हुमा की बड़ी बहन का निकाह था। उसने बताया था कि उसने उसे भी कहा टीसीएस कर दिया है। टीसीएस क्यों किया है? वो इधर तो नहीं होता ना? यार पेशावर में होता है, हॉस्टल में रहता है तब कार्ड टीसीएस किया है। सायरा के पूछने पे हुमा ने बताया, आज उन्होंने क्लास बंक की थी और दरख्तों के साए में बैठी थी। वो बहुत जल्द अपनी फैमिली को लेकर आएगा। मैं भी आप ही के निकाह के बाद मम्मा को बता दूंगी सब। वो बहुत खुश लग रही थी। सना का निकाह बखैरो खूबी हो गया, मगर हुमा का खासुल खास मेहमान नहीं आया। तब वो थोड़ा मायूस सी हो गई। 4 दिन से बात नहीं हो पा रही थी। वो बहुत उदास थी। वो वाक़ई उसके मामले में बहुत संजीदा हो गई थी। पीछे देखने का तसव्वुर भी मुहाल था, ना वो पलट कर देखना चाहती थी। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो हुमा बहुत बुरी तरह फ़ेल हो गई। रात-रात भर जाग कर बातें करने की वज़ह से उसकी पढ़ाई और सेहत दोनों मुतासिर हो रही थी। पहली बार हुमा के घरवालों ने नोट्स लिया। उसकी हरकतों पर सना और भाई को शक पहले से ही था। 2-3 बार उसकी निगरानी की गई तो बहुत कुछ खुल कर सामने आ गया। हुमा की अम्मी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने उसके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। शुरू से ही उन्होंने भाई को ज़बान दी हुई थी कि हुमा आपकी ही बहू बनेगी। सल्जूक ही वो लड़का था जिसके सिलसिले में उन्होंने बड़े भाई को ज़बान दी थी। वो बहुत महज़्ज़ब और सुलझा हुआ लड़का था। सीए करके जॉब कर रहा था। हुमा की यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद उनका प्रोग्राम था कि सना की रुखसती और हुमा की शादी के फ़र्ज़ से एक बार ही निपटा जाए। साथ-साथ वो तैयारियां भी कर रही थी। अब दरमियान में नया मसला खड़ा हो रहा था। उस लड़के से हुमा के सामने बात की गई। वो आएँ-बाएँ शाएँ करने लगा। मैंने तो हुमा को एक बार भी बराह रास्त नहीं देखा। मैं भला ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी मैंने अपनी शादी का मामला वालिदैन पे छोड़ा हुआ है। जहाँ वो चाहेंगे मैं उधर ही शादी करूँगा। हुमा को मैंने हमेशा एक दोस्त और अच्छी लड़की की हैसियत से देखा है। ऐसा तो मैंने सोचा तक नहीं है। आप ही समझाएँ उसे और बेशक पूछ लें, मैंने कभी उसे शादी का वादा नहीं किया। अगर ये खुद ही संजीदा हो रही है तो मेरा क्या कसूर? वो बहुत भोला और मासूम बन रहा था। हुमा के सामने ही तो बात हो रही थी। फ़ोन का स्पीकर ऑन था। उसने एक-एक लफ्ज़ सुना था, जो उसके लिए ज़हर में बुझे तीर से कम नहीं था। उसका चेहरा धुआँ-धुआँ हो रहा था। कितने आराम से फ़रीके सानी ने खुद को मासूम और उसे कसूरवार करार दे दिया था। हुमा का मान बुरी तरह टूटा था। घरवालों की निगाह में तो वो गिरी ही थी, लेकिन अपनी निगाहों में भी गिर गई थी। 4 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। सायरा फ़ोन करके थक गई थी। उसका नंबर मुसलसल ऑफ मिल रहा था। बिल आखिर सना ने ही फ़ोन करके बताया कि हुमा ने
ख्वाब आवर दवाओं की भारी मिकदार खा ली थी, जिसके बाद वो अभी तक अस्पताल में थी। ताहाल उसकी ज़िंदगी खतरे से बाहर नहीं थी। सायरा अस्पताल जा रही थी। इंबिसात ने कहा था, मुझे भी साथ ले जाना। हुमा को देखकर उसे अपने आंसुओं पे काबू नहीं रहा था। सफ़ेद बुराक बेड पे पड़ी वो हड्डियों का ढांचा लग रही थी। जब हुमा के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों के ही दिल में डर था कि जाने क्या होगा, क्योंकि वो बहुत हसास थी। उनके ख़दशात दुरुस्त निकले थे, लेकिन ऐसा उन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हुमा इस तरह अस्पताल पहुंच जाएगी। ख्वाब आवर दवाओं की भारी मिकदार उसके मादे में मौजूद थी, जो काफी देर इसी तरह रही, क्योंकि रात के वक्त उसने ये अमल सरअंजाम दिया था। सुबह घर वालों को खबर हुई थी। हुमा के अब्बू ने इतनी मुश्किल से भाग दौड़ करके पुलिस वालों को पैसे देकर जान छुड़ाई थी, वरना ये तो सीधा सीधा पुलिस केस था। हॉस्टल में ही सना ने हुमा का सेल फोन और एक नंबर उन दोनों के हवाले किया था। उसने बात कोई भी नहीं की थी, क्योंकि हुमा की हालत बहुत नाजुक थी। सायरा फ़ोन घर ले गई, नंबर भी उसके पास था। डॉक्टर्स की भरपूर कोशिशें और उन सब की दुआओं से हुमा की हालत आहिस्ता-आहिस्ता संभल रही थी। रफ्ता-रफ्ता वो ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। तब सना ने उन दोनों से ही एक ही बात की, मैं उस शख्स को सज़ा देना चाहती हूँ, ऐसी कड़ी सज़ा कि ये ज़िंदगी भर याद रखे। इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। कैसी मदद? दोनों ने बैक वक़्त पूछा। इनबिसात, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, कन्विंसिंग पावर भी तुम्हें मौजूद है। सामने वाले बंदे को तुम ऑटोमेटिक कायल कर लेती हो। जैसा उसने हुमा के साथ किया है, हमने उसके साथ करना है। मैंने अपनी दोस्त के कज़िन के ज़रिए इस नंबर की लोकेशन, एड्रेस और दीगर मालूमात हासिल की है। उस बंदे की मंगनी अपनी कज़िन के साथ हो चुकी है और ये बहुत प्यार करता है अपनी मंगेतर से। मैं चाहती हूँ जिस तरह उसने हुमा को ठुकराया है, उसकी मंगेतर भी उसे उसी तरह ठुकराए। मुझे ये एक नंबर का फ्लर्ट लगता है। तुम दोनों हुमा की दोस्त हो। उसकी इंसल्ट का बदला यकीनन तुम दोनों भी लेना चाहोगी, ताकि फिर उसको ऐसी जुर्रत ना हो। बाकी मैं तुम दोनों पे छोड़ती हूँ। हुमा का तो मर्दों पर से एतबार ही उड़ गया है। सना बहुत जज्बाती और दिलगिरफ्ता लग रही थी। इनबिसात फितरी तौर पे बहुत रहमदिल थी। किसी का दुख देखा नहीं जाता था। औरों को रोते देखकर खुद भी रो पड़ती। फिर यहाँ तो बात हुमा और उसकी बहन सना की थी। इस वक्त भी सना को इस तरह रोते देखकर उसका दिल खुद भी दुख से भर गया था। बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर डाले। सना के अल्फाज ने जादू का काम किया था। उसने बड़े आराम से उनकी बात मान ली थी। सायरा ने उस वक्त तो हाँ में हाँ मिला दी थी। मगर जब सना वहां से हटी, तो वो उसे समझाने लगी, तुमने क्यों उनकी बात मानी? वो खुद भी उस लड़के को सजा दे सकती हैं, खुद भी सब कुछ कर सकती है, तुम ही क्यों? फिर आजकल का ज़माना किसी पे एतबार करने का नहीं है, ऐसा ना हो कि नेकी के चक्कर में फँस जाओ और उल्टी आंतें गले पड़ जाएँ। वो लड़का है ही फ्लर्टी, ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुँचा दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ख़्वाह-मख़्वाह डर रही हो। मैं कोई 16 साला लड़की नहीं हूँ, सब जानती हूँ, अच्छा-बुरा सब पता है मुझे। उसे खुद पे बहुत एतमाद था और सायरा डर रही थी। इनबिसात एतमाद की बदौलत पुरजोश थी। पहली बार इनबिसात ने जब उस लड़के के नंबर पे कॉल की, तो वो नंबर ऑफ था। 3 दिन वो लगातार कॉल करती रही। चौथे दिन गौहर मकसूद हाथ आ ही गया। उसकी कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में उसने सलाम किया। जी फरमाइए, आप कौन? आपका नंबर क्यों ऑफ था? मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ। मोहतरमा, आप तारुफ तो करवाइए और मुझे कॉल क्यों करती रही हैं आप? दूसरी तरफ तजस्सुस था। मैं बता दूंगी, इतनी जल्दी क्यों है? उसने कुछ बेतकल्लुफी दिखाई। अचानक दूसरी तरफ से फोन खटाक से बंद हो गया। वो परेशानी से फ़ोन को देखती रह गई। लड़के के बारे में जो मालूमात उसे सना ने दी थी, उसके मुताबिक तो लड़का लड़कियों का दीवाना था। आवाज़ सुनते ही जी-जान से आशिक हो जाना था। उसने तो फ़ोन ही बंद कर दिया। अपनी परेशानी उसने सायरा से शेयर की, तो वो कंधे उचका कर रह गई। मिट्टी डालो इस सारे किस्से पे, फ़ुज़ूल में तुम अपना खून जला रही हो। सायरा ने फिर समझाया, लेकिन इनबिसात सना से वादा कर चुकी थी कि उनकी ज़रूर मदद करेगी, सो अपने वादे से कैसे मुकरती? सायरा को उस पे रहम सा आ गया था। उसने भी इनबिसात की वजह से उस लड़के को कॉल की, लेकिन उसने बात नहीं की, तो वो झुंझला सी गई। उसे अब गुस्सा आ रहा था। हुमा की जान छूट गई थी, यही काफ़ी था, लेकिन सना जाने क्यों उसे तूल देने पे तुली हुई थी। 15 दिन हो चुके थे इनबिसात को लगातार कॉल करते हुए, लेकिन वो लड़का बात नहीं करता था। उसका नंबर देखते हुए वो कॉल रिसीव ही ना करता या फिर नंबर बिज़ी कर देता। अब तो उसे भी ज़िद हो गई थी कि कुछ भी हो जाए, उसको सीधा करके रहेगी। बिलाखिर एक दिन उसने बड़ा दर्द भरा मैसेज टाइप करके भेजा, तो उसका दिल नरम पड़ गया और उसकी कॉल आ गई। इनबिसात ने कहा था, वो दुनिया में अकेली है, घर वालों से दूर, एक रिश्तेदार के घर है, जिनका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। वो बहुत अकेला फ़ील करती है खुद को, क्योंकि उसके घर वालों के साथ बनती नहीं है, ना ही उसे कोई घर में पसंद करता है। वो किसी दिन खुदकुशी कर लेगी। ऐसी ही और कितनी बातें उसने की थी, जिनकी वजह से उस लड़के के अंदाज़ में उसके लिए हमदर्दी थी। वो उससे बात करता था, अपने बारे में उसने बताया था कि वो 2 भाई और 2 ही बहनें हैं। भाई और बहनें शादीशुदा हैं। वो घर में सबसे छोटा है और पेशावर हॉस्टल में रह रहा है।
इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और चश्मा का रहने वाला है। उसने इंबसात से कहा था कि अगर आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। इंबसात ने नोट किया था कि वो बात बहुत कम करता, ज़्यादा वही कॉल करती, लेकिन वो दुआ सलाम के बाद किसी न किसी बहाने से जान छुड़ा लेता। उसका ज़िक्र उसने सना से किया तो उसने कहा कि वो फ़ुज़ूल में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े तुम पे, वरना हुमा के ज़रिए तुम्हें उसके बारे में पता ही होगा। उनकी बात में वज़न था, सो वो खामोश हो गई थी। आपने कभी किसी से मोहब्बत की? आज इंबिसात ने अपने तईं बड़ा चुभता हुआ सवाल किया था। जवाब में वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मेरी बात आपको बुरी लगेगी मोहतरमा, लेकिन हकीकत यही है कि आज की औरत ने खुद को बड़ा डीवैल्यू कर लिया है। अपनी कद्र-कीमत का एहसास उसके दिल से मिट चुका है। मैं किसी सतही औरत से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। फिलहाल मैं मोहब्बत नामी बुखार से महफूज़ हूँ। जिस दिन मुझे किसी से मोहब्बत होगी, उस दिन मैं अपने घरवालों को बता दूँगा और बाइज़्ज़त तरीके से उस लड़की को अपना लूँगा। जवाब में उसका लहज़ा तल्ख़ भी था और सख्त भी। इनबिसात को अपनी तौहीन-सी महसूस हुई। ये बातें वो शख्स कर रहा था जिसके नज़दीक लड़कियाँ बस टाइम पास का ज़रिया थी। कितना दोगला और मुनाफ़िक शख्स था वो। ख़ैर इसका इलाज भी वो कर लेगी। उसकी परवाज़ से अक्ल बहुत बुलंद थी। जर्राद बड़े तअस्सुफ़ से अली को देख रहा था। वो आजकल एक और लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। आए दिन मोहब्बत करना उसका मशग़ला था। हालाँकि उसकी बात बचपन से ही अपनी खालाज़ाद से तय थी। फिर भी इधर-उधर मुँह मारने से बाज़ नहीं आता। वो अंदरूनी पंजाब के एक छोटे से शहर जौहराबाद का रहने वाला था। हॉस्टल में दोनों को एक ही रूम मिला था, सो दोस्ती होती चली गई। उसके सामने ही तो कितनी लड़कियों को उसने आई लव यू कहा था। हुमा के बाद मावरा आई और अब एरम थी। हुमा के बारे में उसने हँस-हँस कर बताया था। 12 मन की धोबन है पूरे, आवाज़ आंटियों वाली है, मरती है मुझ पे बुरी तरह बेचारी। जो कहूँ मानती जाती है। मैंने भी अम्मी और अम्मारा से बात करवाई है, अब तो बिल्कुल कुर्बान है। मुझे यकीन है कि अब अगर मैं उसे कहीं भी मिलने को बुलाऊँ ना तो वो आ जाएगी अकेले। उसने लोफराना अंदाज से आंख दबाई तो जर्रा ने मलामती निगाहों से उसे देखा। क्यों खेलते हो मासूम लड़कियों से? किसी की आह लग जाएगी। यार क्यों खेलने देती हैं मासूम लड़कियां हमें खुद से? ना हमारी हौसला अफजाई करें ना हम आगे बढ़ें। अब इस हुमा को देख लो, मुझे कहती है कि तुम्हारे लिए मैं अपने वालिदैन, बहन भाइयों तक को छोड़ दूंगी। जो लड़की एक लड़के की खातिर सब कुछ छोड़ सकती है, वो कल मुझे भी तो छोड़ सकती है। फिर 12 मन की डरावनी आवाज वाली हुमा हरगिज मेरा आइडियल नहीं है। अब इस एरम को ही देखो। पहले कहती थी कि मैं मोहब्बत पे यकीन ही नहीं रखती। अब मैंने 2-4 बार कॉल की है तो कदमों में पड़ी है। सारे घरवालों को बता दिया है। उसके वालिदैन हज के लिए गए हुए हैं। कहती है कि रात को मिलने आ जाऊं। लो मेरा दिमाग खराब है जो क्वेटा उस लड़की से मिलने जाऊं। हा 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 मुझे गिफ्ट दिया है जाए नमाज और तस्बीह। मैंने अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा डाला है, नमाज़ी और परहेज़गार, हाफ़िज़ कुरान, तो वो मुझे बहुत ही आला किरदार का समझती है, इसलिए ये गिफ्ट टीसीएस किया है। हाउ फ़नी यार, मुझे अपना पीटीसीएल नंबर भी दिया है। आओ बात कराऊँ तुम्हारी भी। नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। पहले भी हुमा और मावरा से बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। ख़ास तौर पे हुमा बहुत रो रही थी और भाई-भाई कहकर मदद माँग रही थी। छोड़ दो ये हरकतें। तुमने मेरे नंबर से कॉल करके मुझे भी बदनाम कराने का तहैया कर रखा है। पहले मावरा फिर हुमा, मैं जवाब दे-दे कर थक गया हूँ। मेरे फ़ोन के साथ तुमने ये हाल किया कि जिसको देखो मुझे कॉल करके मदद माँग रहा है और जब पता चलता है कि मैं अली नहीं हूँ तो कितनी मायूसी होती है सबको। हद होती है। अच्छा सॉरी ना मेरे यार, दोस्त हो तुम मेरे। दोस्त तो यारों के लिए जान कुर्बान कर देते हैं और तुम कैसे दोस्त हो? ज़रा-सा तुम्हारे नंबर से कॉल क्या कर ली कि दिल छोटा करके बैठ गए हो? उसने जर्रार को जज़्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाना चाहा, पर वो कुछ सुनने को तैयार ना था, उठकर चला गया। छुट्टियों पे जाने से कुछ दिन पहले उसका सेल यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में ही गिर गया। उसने अली को सिम रिप्लेस करवाने के लिए कहा, उसके पास दूसरा नंबर भी था, उसने वो ऑन कर लिया। इस दौरान छुट्टियाँ हो गई तो सिम अली अपने साथ ले गया। जर्रार भूल-भाल गया क्योंकि उसके पास दूसरा नंबर तो था ही। जब छुट्टियों के बाद साहब बहादुर तशरीफ लाए तो बहुत दास्तानें भी हमरा थीं। जर्रार ने अपनी तरफ से बहुत समझाया क्योंकि आए रोज़ कभी किसी लड़की की कॉल आती, कभी किसी की। वो सबको समझाता, अपनी इज़्ज़त, अपनी अना, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख़याल रखने को कहता। उनमें मावरा सबसे समझदार थी, खामोशी से अली की हकीकत का पता चलते ही पीछे हट गई थी। अब कोई इंबिसात थी, दिन-रात फ़ोन कर रही थी। चूँकि अभी तक अली से उसका कोई ताल्लुक सामने नहीं आया था, इसलिए वो खामोश था। उसने अपने बारे में बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई थी और ये भी कहा था कि प्लीज़ मुझसे राब्ता रखिएगा। जर्रार ने वो नंबर बंद कर दिया। इससे पहले उसने कह दिया कि मैं ये नंबर बंद करने लगा हूँ। तब उसने कहा कि मिस्टर जर्रार नंबर बंद कर लो, लेकिन बदला लेने वाले लेकर रहेंगे। तब जर्रार ने पहली बार दिलचस्पी ली, जाने कौन थी, वो क्या चाहती थी। उसने अपना नंबर दे दिया, क्योंकि उसने जर्रार को बुज़दिल होने का ताना दिया था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। पहले वो सिर्फ़ हेलो हाय करके फ़ोन बंद कर देता था, लेकिन अब सूरत-ए-हाल और थी।
इस लड़की को तो उसका नाम भी पता था, उसने बहुत कुरेदा कि वो बता दे, लेकिन ये सवाल वो हमेशा टाल जाती थी। अब तो वो उसके लिए पूरा असरार किरदार बनती जा रही थी। बारिश हो रही थी, जर्रार ने हॉस्टल बदल लिया था। पुराना हॉस्टल यूनिवर्सिटी से दूर पड़ता था। यहाँ उसके पास अकेला कमरा था, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर था और वो पूरे सुकून के साथ पढ़ाई करना चाहता था। अली दूसरे कमरे में दो और लड़कों के साथ था। खाना खाकर वो जल्दी वापस आ गया था। बेड पे लेटा कुछ सोच ही रहा था कि फोन गुनगुनाने लगा। इन बिसात की कॉल थी। उसने अपना नाम दुरुस्त बताया था। जर्रार ने हाथ बढ़ाकर टेबल पे पड़ा फोन उठाकर ऑन कर लिया। मौसम बहुत खूबसूरत था। सोचा आपसे बात करूं। दूसरी तरफ वो अपने मखसूस नरम लहजे में बात कर रही थी। मौसम इधर भी बहुत खूबसूरत है। बारिश हो रही है। जर्रार को आज उसकी आवाज बहुत दिलकश लग रही थी। पता नहीं मौसम का असर था कि कुछ और। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इन बिसात ने एकदम धमाका किया था। 4 माह हो गए थे उन्हें बात करते हुए। सच तो ये था कि जर्रार ने उसका जो खाका बनाया था, उसके मुताबिक वो बहुत मुहज़्ज़िब और आला किरदार की लड़की थी। उसने कभी भी कोई घटिया बात नहीं की थी। जब भी बात करती, टू द पॉइंट करती। उसके पास मालूमात का खजाना था, जो वो वक़्तन-फ़वक़्तन उस तक भी मुंतकिल करने की कोशिश करती। इस रात की तन्हाई में उसका ये जुमला बारिश की किसी जल तरंग बजाती बूंद की तरह उसके ज़हन और दिल पर गिरा था। इतने खूबसूरत अंदाज में ठहर-ठहर कर कितनी बेसाख्तगी से उसने कहा था कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इस जुमले के बाद उसने कॉल मुनक़ता कर दी थी। जर्रार सेल फ़ोन हाथ में लिए देखता रहा। आज जाने क्यों उसे इंतज़ार था कि शायद वो दोबारा फ़ोन करे, मगर सारी रात गुज़र गई, उसने फ़ोन नहीं किया। एक तड़प और बेकरारी के हवाले कर गई थी। वो उसे जर्रार को दूसरे दिन भी इंतज़ार रहा, मगर उसकी कॉल नहीं आई। तीसरे दिन उसे किसी कमी का एहसास हुआ, उसने दिल को टटोला। वो चश्मा आया हुआ था, फूफू के बेटे की शादी थी। वो सिर्फ़ 2 दिन के लिए आया था। बारात काफ़ी लेट वापस आई थी। वो फूफू के घर ही दीगर कज़िन्स के हमरा बैठा रहा। बिला की नींद ने जकड़ने की कोशिश की तो वो वापस अपने घर आने के इरादे से फूफू के घर से निकला। उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पे इंबिसात का नंबर डायल किया था। दरख्तों से ढकी सड़क पे वो अकेला जा रहा था। 14वीं का चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था। पहली बार जर्रार ने सोचा कि इंबिसात की आवाज़ कितनी खूबसूरत है। वो कितना धीरे-धीरे बोलती है, जैसे कोई सुबक नदी रवां-दवां हो, जैसे कोई गुनगुनाता झरना हो। इनबिसात, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अजीब-सी थकन थी उसके लहजे में। जी कहिए, जवाबन वो बड़े सुकून से बोली। इनबिसात, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, ये मैं कह रहा हूँ। जर्रार एहसान दुर्रानी की मुझे पूरे होशो-हवास समेत आपसे मोहब्बत हो गई है। 2 दिन से आपसे भाग रहा हूँ कि शायद ये मेरी गलतफ़हमी है। मगर मुझे इदराक हो गया कि ये मेरी गलतफ़हमी नहीं है, मुझे वाक़ई मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे हार गया हूँ, मुझे सचमुच मोहब्बत हो गई है। इस समय कितना दर्द, थकन और सच्चाई थी उसके लहज़े में, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये शख़्स झूठ बोल रहा है। बिल्कुल यूँ लग रहा था कि ये लफ़्ज़ वाक़ई उसकी ज़बान से पहली बार अदा हो रहे हैं, धुले-धुलाए, निखरे और सुथरे लफ़्ज़। इंतज़ार खामोश सी हो गई। इस नहज पे तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि 4 माह से ज़ायद हो गए थे। इस दौरान उसने हमेशा जान छुड़ाने वाले अंदाज में ही बात की थी। फिर उसके होठों पे एक तल्ख़ सी मुस्कुराहट आ गई। वो अब अपने असल की तरफ लौट रहा था। वो ये बात बिल्कुल फ़रामोश कर गई थी कि कुछ ऐसे ही ख़यालात का इज़हार वो भी उससे कर चुकी है। हुमा और सना से फ़िलहाल उसकी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि सना की शादी हो गई थी और वो इंतकाम वाला जुनून भी उसके ज़हन-ओ-दिल से उतर गया था। वो अपनी नई ज़िंदगी में मगन थी, जबकि हुमा पहले की तरह ख़ामोश रहने लगी थी। जर्रार बहुत तेज़ी से करीब आने की कोशिश कर रहा था, चूँकि उसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, इसलिए घर में उसकी शादी की बातें दबी-दबी ज़बान में गर्दिश कर रही थीं। पिंडी में एहसान साहब के कोई पुराने दोस्त रहते थे, वो पिंडी एक काम के सिलसिले में गए तो उनसे बरसों बाद मुलाकात हुई। वो एहसान साहब को घर ले गए, उनकी फैमिली से मिलकर वो बहुत खुश हुए। उनकी सबसे छोटी बेटी एहसान साहब को बहुत पसंद आई, उसे देखते ही उनके दिल ने ख्वाहिश की थी कि ये तमीज़दार और शाइस्ता सी लड़की उनके जर्रार की दुल्हन बन जाए। इस ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने शरीके हयात से भी कर डाला। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? बहाने से वो आयशा और शाज़िया को दोबारा उनके घर ले आए। वो भी खुश हुईं, क्योंकि लड़की उन्हें भी पसंद आई थी। अब मसला जर्रार का था कि उसे भी लड़की पसंद आ जाती। वीकेंड पे घर आया तो मम्मा-पापा ने घेर लिया और बता दिया कि वो लड़की देख आए हैं। वो बहुत उलझा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिलो-दिमाग में जंग जारी थी। उसने कह दिया कि वो खानदान में हरगिज़ शादी नहीं करेगा। मम्मा ने कह दिया कि लड़की खानदान की नहीं है। फिर उसने कहा कि लड़की उसे भी एक पसंद है। मम्मा बार-बार पूछती रहीं कि कौन है बताओ जवाबन। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने साफ कह दिया कि फ़िलहाल वो पप्पा के दोस्त की बेटी को भूल जाएँ। भाभी तो रोज़ ही छेड़ती कि तुम्हें भी मोहब्बत हो ही गई है। जवाबन वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वो खुद भी परेशान था। इन बिसात खामोश थी और वो धीरे-धीरे पिघल रहा था। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हटी हुई थी। उसने तंग आकर इन बिसात से कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है और ये भी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता। वो सुनकर बहुत हँसी थी। इन बिसात, मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि मुझे जब मोहब्बत हुई तो मैं अपने वालिदैन को बता दूँगा और उस लड़की को अपना लूँगा, अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा, लेकिन आपकी तो मंगनी हो चुकी है।
उफ़! पता नहीं तुम्हें ये गलतफ़हमी क्यों हुई है, मेरी कोई मंगनी नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं की जाती, लेकिन ये कोई तयशुदा उसूल या फ़ॉर्मूला नहीं है। मैंने घरवालों को कह दिया है कि मैंने लड़की पसंद कर ली है, मुझे बताओ कि मैं कब लाऊँ घरवालों को। बेताबी तो उसके एक-एक अंदाज़ से आया थी। अब इनबिसात ने लिबादा ओढ़ लिया था। अब वो इनबिसात फ़ारूक नहीं, बल्कि वो इनबिसात थी जो कॉलेज ड्रामों में हिस्सा लेकर इनाम हासिल करती आई थी। जर्रार को वो ख्वाबों की राह गुज़र पे कितने आगे ले आई थी। हमारे यहाँ दुल्हन घर का सिला हुआ उर्सी सूट पहनती है, वो भी रेड कलर का गोटा लगा हुआ और मेकअप भी घर की औरतें करती हैं दुल्हन का। सर में तेल भी लगाते हैं ताकि दुल्हन का रूप जगमगाए और दूल्हा को रेड कलर की धोती पहनना पड़ती है, जो कि दुल्हन वाले ही खरीदते हैं। आप ये सब पहन लेंगे? जर्राद उसके खानदान की शादी की रस्में सुनकर परेशान था। चलो मैं धोती पहन लूँगा, लेकिन जब तुम मेरे घर आओगी तो ड्रेस वो वाला पहनोगी जो मेरी मम्मा और भाभी पसंद करेंगी। तुम अपने खानदान की शादी की रस्में ज़रूर पूरी करो, लेकिन मेरे यहाँ आकर तुमको वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। चलें आपके यहाँ आकर मैं वही करूँगी जो आपकी मर्ज़ी होगी। जर्राद इस अदा पे निसार ही तो हो गया। मुस्तक़बिल के कितने सारे ख्वाब उसने देख डाले थे। वो देखता जा रहा था और इंबिसात दिखाती जा रही थी। उसने कहा था कि मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी करूँगी, लेकिन वो अड़ गया था। नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे पास आकर पढ़ लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगा। दिन-ब-दिन उसकी मोहब्बत की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। इंबिसात को लग रहा था कि अब ये खेल उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। जर्राद सचमुच सीरियस हो गया था और अपने घर में भी ज़िक्र कर रहा था। इनबिसात ने अपने बारे में सच बताया था। उसका ख़्याल था कि चूँकि वो एक नेक मकसद के लिए काम कर रही है, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर फ़ारूक साहब ने उनकी सारी फ़ैमिली की दावत की थी। अचानक ही ऐन वक़्त पे एहसान साहब को मियाँ वाली एक फ़ौतगी में जाना पड़ गया, तो उन्होंने जर्रार को कहा कि फ़ारूक साहब को फ़ोन करके माज़रत कर ले कि वो आज नहीं आ सकते। जर्रार ने नंबर लेकर कॉल कर दी। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही थी, जर्रार के लिए 100% जानी-पहचानी थी। इनबिसात लैंडलाइन नंबर पे जर्रार की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने तो ये नंबर जर्रार को नहीं दिया था। कैसी हो इनबिसात साहिबा? जर्रार खुशगवार हैरत से दो-चार था, लेकिन वो बहुत परेशान थी। 100% यही फारूक साहब की बेटी थी, जो पप्पा ने उसके लिए पसंद की थी। उसने घरवालों को कहा कि वो फारूक अंकल की बेटी को खुद देखना चाहता है। भला किसी को क्या एतराज़ हो सकता था? उल्टा सब खुश थे। चुनांचा एहसान साहब, आयशा, शाज़िया, शाज़ेब और जर्रार के हमरा फारूक साहब के घर चले आए। उन्होंने अपने आने का मकसद पहले ही बता दिया था। चुनांचा इनबिसात ने भी आकर सबको सलाम किया। जर्राद दिलो-जान से मुतवज्जो था। जब उसने आकर सलाम किया तो उसी वक़्त उसका शक यकीन में बदल गया कि इनबिसात ही उसकी जान-ए-जाना है। 100% वही आवाज़ थी। उसने बड़ी गहरी नज़रों से इनबिसात का जायज़ा लिया था। अंदर ही अंदर वो जज़्बज़ हो रही थी। मेहमानों की आमद का मकसद उसे भी मालूम हो चुका था। चुनांचा उसका नर्वस होना बड़ी आम और फ़ितरी-सी बात थी। वो बार-बार उसे देख रहा था, हमेशा की पुरएतमाद इनबिसात की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। जब वो उसके आगे चाय का कप रख रही थी, तो उसने बड़ी धीमे अंदाज में पूछा, "कैसी हैं आप इनबिसात साहिबा?" सुनकर वो चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था ये आवाज़ पहले भी सुन चुकी है। ऊँचा, लंबा, जाज़िब नज़र जर्रार सबको ही अच्छा लगा था और उसने भी उन्हीं के घर में ही बैठकर इशारे से अपनी पसंदीदगी के बारे में आगाह कर दिया था। बाकी उसने वापसी पे बताया था कि ये वही लड़की है जो उसे पसंद है। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मैं उसे टेलीफ़ोनिक राब्ते के ज़रिए जानता हूँ। उसे ये कहने में इनबिसात की तौहीन महसूस हो रही थी। चुनांचा उसने कहा था कि इनबिसात को उसने यूनिवर्सिटी में देखा था, मेरे दोस्त की सिस्टर के साथ पढ़ती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ना ही ये मेरे बारे में कुछ जानती है। उसका ये सब कहना एक तरह से सच ही था, क्योंकि इस जर्रार को वो वाक़ई नहीं जानती थी। उसने इस तरह अपनी पसंदीदगी भी ज़ाहिर कर दी थी और इनबिसात के किरदार पे आँच भी नहीं आने दी थी। बड़ी जल्दी में मंगनी का फैसला किया गया। इनबिसात से इस रिश्ते के बारे में राय ली गई। उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था? शादी कहीं न कहीं तो होनी ही थी। कौन-सा उसका किसी के साथ मोहब्बत का चक्कर था या वो किसी को पसंद करती थी जो इनकार करती। वैसे भी घरवालों को लड़का और उसकी फैमिली पसंद थी। अब्बू भाई सब खुश थे। उसने सबकी रज़ामंदी पे सर झुका दिया। मंगनी कदरे सादगी से ही हुई। मंगनी के बाद पहली बार जर्रार ने खुद फ़ोन किया, क्योंकि जब से उसके रिश्ते की बात चल रही थी, उसने बात करनी छोड़ दी थी। जयरान ने मंगनी के बाद शादी का शोर मचा दिया। वैसे भी इंजीनियरिंग करते ही उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। शादी की तैयारियां शुरू थीं। उसने पुरानी हैसियत में इनबिसात को दोबारा फ़ोन किया, लेकिन उसने बात नहीं की। फिर उसने वो नंबर ही बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आइंदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। सना भी इस बात को भूल-भाल गई थी। खुद हुमा के दिल पे लगा ज़ख्म मुंदमिल हो चुका था। सो इनबिसात ने अपनी आइंदा ज़िंदगी की बेहतरी के लिए यही मुनासिब समझा कि पुराने नंबर को बंद ही कर दिया जाए। वैसे भी जर्रार की आवाज़ सुनते ही पछतावे उसका पीछा करने लगे थे।
शादी बड़ी धूमधाम से हुई। वो रुखसत होकर जर्रार के घर आ गई। रात गए दूल्हा मियाँ उसके पास तशरीफ लाए। मैं तो सोच रहा था गोटे वाला रेड सूट देखने को मिलेगा जो आपके खानदान की बड़ी ब्याही औरतें खुद सिलाई करती हैं और आपने बालों में तेल भी लगाया होगा। लेकिन यहाँ तो बड़ा जबरदस्त सा रेड ब्लड कलर का लहंगा देखने को मिल रहा है और बालों में तेल भी नहीं। और तो और आपको रात में ही देखने का मौका मिल गया है। जर्रार का लहजा बहुत शरारती था। इन बिसात जो के सर और बंद लड़सी पलकों समेत सामने बैठी थी। जर्रार के नाम और दूसरी बहुत सी हैरत अंगेज मुमासिलत की वजह से इंबसात को शक तो पहले भी था। दिलो ज़हन में कोई चीज खटकी भी थी और अभी उसकी आवाज सुनकर सब खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। ये बातें जो उसने मजाक मजाक में कही थी जर्रार के अलावा कोई नहीं जानता था। उसने दुल्हनापे की परवाह किए बगैर आंखें पट से खोल दी। इतना बड़ा शौक लगा था, मोटे मोटे आंसू ने आंखों का रास्ता देख लिया था। फिर तो हिचकियां ही बन गई। उसका रोना खत्म ही नहीं हो रहा था। जर्रार परेशान सा हो गया। वो मुसलसल रो रही थी, किसी तरह चुप होने में नहीं आ रही थी। प्लीज इंबसात बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? लगता है तुम थक गई हो। प्लीज आराम करो। ये दूध पड़ा है, पी लो। इजी हो जाओ, शाबाश। उसकी खामोशी से जर्रार ने खुद ही नतीजा अख्ज़ किया कि वो थक गई है और गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसी कितनी ही बातें उसके जहन में आई थी, लेकिन उनमें किसी भी मनफी ख्याल की आमेदिश नहीं थी। इंबिसात की वजह से जर्रार ने वो रात सोते जागते गुजारी थी। सुबह किसी हद तक वो खुद को संभाल चुकी थी। उसके बाद जर्रार ने उसके रवैये पर हैरत अंगेज तब्दीलियां नोट की। रात को उसकी कोशिश होती कि जब जर्रार सो जाए वो तब कमरे में जाए। वो इधर उधर के बिलावजह कामों में लगी रहती। हालांकि घर में मुलाजिम मौजूद थे। शादी के शुरू के दिन थे। जर्रार चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे, लेकिन वो बचती फिरती। यूं लगता जर्रार की गुर्बत उसे पसंद नहीं। वो पास होता तो सहमी और घबराई हुई लगती। शुरू में जर्रार सुहाने ख्यालात में मगन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंबिसात की बेजारी उस पर वाज़ेह होने लगी। जर्रार मुखातिब करता तो वो जवाब देती, खुद से वो उसे कम ही बुलाती। पहले वो यही समझता रहा कि इंबिसात नए माहौल और नए लोगों में एडजस्ट करने की कोशिश की वजह से अपसेट है। फिर वही सोचता कि इंबिसात ने कहा था मैं तालीम मुकम्मल किए बगैर शादी नहीं करूंगी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी और मेरे बहुत से फराइज होंगे। आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं हर वक्त आपके पास रहूं, लेकिन मेरी किताबें पहली तरजीह होंगी। उसके बाद ही मैं आपके बारे में सोचूंगी। अब तो उसके ज़हन में ये ख्याल रासिख हो चुका था कि इंबिसात दौरान तालीम उसकी शादी कर लेने की वजह से कुछ उखड़ी और नाराज सी है। कभी वो उसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। इस ख्याल का आना था कि उसने अज़ खुद ही बहुत सी पाबंदियां खुद पे लागू कर ली। उसने खुद से ही ऐहद किया था कि जब तक इंबिसात फाइनल सेमेस्टर से फारिग नहीं हो जाती तब तक वो उसे परेशान नहीं करेगा, ना ही अपने शौहराना हुकूक के सिलसिले में उस पे कोई दबाव डालेगा। ये अहद बहुत सख्त था, लेकिन उसने निभाने की कोशिशों को आगाज कर दिया था, क्योंकि उसे इंबिसात से सचमुच की मोहब्बत थी। उसने इंबिसात से कह भी दिया था कि तुम परेशान मत हो, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मूड ऑफ ही रहा। उसे तो गोया जर्रार की परवाह ही नहीं थी। रात वो तकिया उठाकर सोफे पे चली जाती। छुट्टियों में सब रिश्तेदार जमा हुए, लेकिन किसी सरगर्मी में उसने हिस्सा नहीं लिया। दूर बैठकर देखती रहती। नापसंदीदगी उसके चेहरे के तासुरात और आंखों से आया होती। वो अब भी खुश नहीं थी। मैके गई तो जर्रार के फोन कॉल्स ही रिसीव करना छोड़ दिए। मैसेज का जवाब देना तो गोया उसकी शान के खिलाफ था। वो इस रवैये का सबब जानना चाह रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आती थी। एक दो बार मावरा और हुमा का नाम जरूर उसके लबों पे आया था, लेकिन जर्रार ने तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन आज रात उसने इस पहलू पे बहुत सोचा और बार-बार सोचा। एक-एक दिन उसकी याददाश्त में ताज़ा था। उसके सब्र का पैमाना अब छलकने को था। इंबिसात सो चुकी थी, वरना वो पूछ कर रहता। अलार्म की जोरदार आवाज़ से इंबिसात के साथ-साथ जरार की भी आँख खुल गई। इंबिसात ने फौरन अलार्म बंद किया और जूते पहनकर दुपट्टा शानों पे डालती किचन में आ गई। वहीं सिंक के सामने ही अम्मा फातिमा चपातियों के लिए ताज़ा आटा गूंद रही थी। इंबिसात ने भी सहरी की तैयारी में उनकी मदद करानी शुरू कर दी। आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही सब बेदार होकर डाइनिंग हॉल में जमा होने लगे। नहीं उठा तो जर्रार नहीं उठा। आयशा ने तीसरी बार इंबिसात से कहा कि जाकर जर्रार को उठा दो। सहरी का वक्त कम रह गया है। पहले 2 बार उसने सुनी-अनसुनी कर दी थी, लेकिन अब अगर वो इग्नोर करती तो बदतमीज़ी में शुमार होता। जर्रार सीने के बल लेटा हुआ था, जाने अब वो सो रहा था कि जाग रहा था। उसका मुँह दीवार की तरफ था। इन बिसात ने 2-3 बार आवाज़ दी तो वो रुख मोड़कर सीधा हो गया। वो पहले से जाग रहा था, उसकी सुर्ख-सुर्ख आँखें शब-ए-दारी की चुगली खा रही थी। इन बिसात को खौफ सा आ गया। आएँ सहरी कर लें, टाइम कम है। वो दरवाजे से खड़े-खड़े ही इत्तला देकर पलट गई। जर्रार भिन्ना सा गया।
इंबिसात बेगम, तुम्हारे सारे कसबल ना निकाले तो मेरा नाम भी जर्रार नहीं। वो दांत पीसता डाइनिंग हॉल तक आ गया। इंबिसात कोने वाली मेज पर शाजिया भाभी के साथ बैठी थी। जर्रार को खाने का जरा भी दिल नहीं था। उसने दूध में मिला रूह अफ़ज़ा का एक गिलास पिया और फिर एक प्याला मीठे दही का खाया। मम्मा कहती रही कि ताज़ा सालन बना है, तुम्हारी पसंद का थोड़ा सा चपाती के साथ खा लो, मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था, उसे पेशावर वापस जाना था। अब चाँद रात को ही वापसी होनी थी, लेकिन जाने से पहले वो इंबिसात से बाज़-परस करना चाहता था। उसके दिल में मौजूद शुबहात दिन-ब-दिन ज़ोर पकड़ते जा रहे थे। इतने अरमानों और पसंद से उसने शादी की थी, बिन देखे मोहब्बत की थी। अली की तरह कभी किसी से फ्लर्ट करने का ख़्याल ही नहीं आया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे इंबिसात से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि शुरू में वो बात भी नहीं करता था। अली से हुमा की बाबत सुनकर उसे इन बेवकूफ लड़कियों पे अफसोस होता था, लेकिन इन बिसात ने अपनी जगह बना ही ली थी। अब जाने क्यों उसे शक सा था कि जैसे इन बिसात हुमा और अली के दरमियान कोई गहरा रब्त रहा है, क्योंकि शुरू में इन बिसात बदले और इंतकाम की बातें भी करती थी, जिन्हें उसने खास अहमियत नहीं दी थी। इन बिसात के इस रवैये के पस मंजर में कोई न कोई तल्खी जरूर थी, वरना फोन वाली इन बिसात और इस इन बिसात में कोई न कोई रब्त जरूर होता। मगर अब और तब में ज़मीनो आसमान का फ़र्क था। मोहब्बत करने वाली, जान-निसार करने की बातें करने वाली इन बिसात जाने कहाँ खो गई थी। हस्बे मामूल वो काफ़ी लेट सोने के इरादे से आई तो जर्रार खिलाफ़े तवक्को जाग रहा था। लाइट भी जल रही थी। वो तकिया उठाकर जूँ ही सोफ़े की तरफ जाने लगी, जर्रार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास ही बैठो। गिरफ्त के बरअक्स उसके लहजे में नरमी थी। उसे कोशिश के बावजूद इनकार की जुर्रत नहीं हुई। उसने खामोशी से टाँगें ऊपर कर लीं, तो जर्रार ने बाजू छोड़ दिया। कुछ देर वो खामोश रहा, जैसे अल्फ़ाज़ ढूँढ रहा हो। इनबिसात, तुम्हें मेरे घर वालों से कोई शिकवा है या मेरी ज़ात से कोई शिकायत है तो बताओ। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है तो बताओ। मैं सच कह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। मुझे सिर्फ़ एक बार बताओ। मैंने तुमसे बाकायदा शादी की है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बीवी बनाकर लाया हूँ। कोई खेल नहीं खेला है तुम्हारे साथ। मैं सोच-सोच कर परेशान रहता हूँ कि तुम्हारे इस गुरेज़ रवैये का सबब क्या है? आज मैं बात कह रहा हूँ, कल और भी कहने लगेंगे और मुझे इस किस्म की तौहीन गवारा नहीं है। जो बात तुम्हारे दिल में है कह दो। मैं इकरार कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी शिकायत जायज़ हुई तो मैं उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। वो बोल रहा था और इंबिसात खामोशी से सुन रही थी। प्लीज़ अब बोलो भी। जर्रार ने उसका सर हिलाया तो वो एकदम जैसे किसी ख्वाब से जागी। वो फिर कहती चली गई, जो कुछ हुमा और सना की ज़बानी उसे पता था, सब कुछ बोलती बताती गई। जर्रार ने उस दौरान उसे एक बार भी नहीं टोका, ना बोला, ना अपनी सफाई पेश की। खामोशी से इल्ज़ामात की बौछार बर्दाश्त करता रहा। बहुत देर बाद वो थक-हार कर खामोश हुई, तब वो बोला, तुमने कुछ और तो नहीं कहना? जवाबन उसका सर नफ़ी में हिला तो फिर उसने बात शुरू की। इन बिसात मैं कोई कसम नहीं खाऊँगा, बस यही कहूँगा, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। तुमने अपनी दोस्त हुमा से पूछा कि उस लड़के का नाम क्या था? तुमने बताया कि उस लड़के की मंगनी अपने खानदान में हो चुकी थी और लड़के की पसंद पे मंगनी हुई। ज़ाहिर है तुम्हारी दोस्त ने जब मेरे नंबर और सिम चेक करवाया तो इतनी बातों का इल्म होना हैरत की बात नहीं है। खैर, मेरी सच्चाई के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें पता है कभी भी खानदान में मेरी मंगनी पसंदीदगी का चक्कर ही नहीं चला। तुम्हारी दोस्त हुमा से मेरा दोस्त अली बातें करता था और मुझे एक-एक तफ़सील का इल्म है। यकीनन उसने हुमा को भी अपने फ्रेंड्स और लड़कियों के बारे में भी बताया होगा। तभी मैं तुम्हारी ज़बान से मावरा, हुमा, इरम का नाम सुनकर चौंका था। खैर, मैं अली से तुम्हारी बात कराऊँगा और तुम हुमा को मेरी आवाज़ सुनवा कर तस्दीक कर लो कि उसका मतलूबा लड़का मैं हूँ कि नहीं। तुम अभी कॉल करो उसे। जर्रार ने अपना सेलफ़ोन उसके हाथ में पकड़ा दिया। काफ़ी देर बेल जाती रही, मगर वो रिसीव नहीं कर रही थी। जर्रार बड़े सब्र से इंतज़ार कर रहा था। तीसरी बार उसने कॉल रिसीव कर ही ली। हुमा सो रही थी। इस वक़्त इंबिसात की कॉल ने उसे हैरत में डाल दिया था। नंबर भी अजनबी था उसके लिए। इंबिसात ने दुआ सलाम के बाद इधर-उधर की बातें शुरू कर दी। तब कुछ देर बाद जर्रार ने उसके हाथ से सेल फ़ोन ले लिया। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हो? इंबिसात के साथ एक ही नंबर से जर्रार भाई की आवाज़ सुनने का तजुर्बा उसके लिए बहुत हैरानकुन था। जर्रार ने बड़ी खामोशी से स्पीकर ऑन कर दिया था। उन दोनों की बातें वो भी सुन सकती थी। जर्रार ने मुख्तसरन इंबिसात से अपनी पसंदीदगी और फिर शादी के मामले का बताया। लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी भूले से ये नहीं कहा कि मेरी बीवी गलतफ़हमी का शिकार है। हुमा उसे भाई-भाई कह रही थी। जर्रार ने अली के मौजूदा हालात का बताया कि उसकी मंगेतर को कैंसर हो गया है और वो नए सिरे से एक और लड़की के साथ इन्वॉल्व है। हुमा ने सुनकर किसी खास तअस्सुर का इज़हार नहीं किया। वैसे भी अब उसे सब्र आ गया था। उसे सब पता था कि अली जर्रार का नंबर कुछ अरसा इस्तेमाल करता रहा था। ये बात भी ज़ेर बहस आई थी।
हुमा ने जिंदगी गुजारने का गुर सीख लिया था। अब उसे कोई दुख नहीं था। उसने बड़े सुकून से जरार से बात की थी। वो एक बार भी नहीं रोई, वरना इससे पहले हुमा की जब भी जरार से बात होती, रोते हुए ही होती। वो इंबिसात के साथ उसकी शादी पे खुश थी। जरार ने फोन बंद करने से पहले वादा लिया कि वो अब उससे राब्ते में रहेगी। हुमा ने उसकी खुशगवार जिंदगी के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपनी बातों के दौरान सहरी का टाइम हो गया। जर्रार ने उसका सेल फोन उस तरफ बढ़ाया जो उसने बड़े मरे मरे हाथों से थामा। वो पेशावर जाने के लिए तैयार हो चुका था। इन बिसात एक तरफ कुर्सी पे बैठी थी। जर्रार ब्रश करके घूमा और उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बड़े आराम से फ्लर्टी और टाइम पास करने वाला नौजवान करार दिया था। मुझे इतना बता दो कि तुम मेरे साथ क्या करती रही। पूरे 10 माह के दौरान जो तुमने किया वो क्या था? वो वादे, वो कस्में, वो ख्वाब जो तुम मुझे अपनी बातों के सहारे दिखाती रही। और फिर एक दिन बड़े आराम से कह दिया कि आइंदा मुझे फोन ना करना, मेरी शादी हो रही है। तुम खुद क्या हो? अच्छी तरह सोच लेना। मुझे कोई दुख और अफसोस नहीं है। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे जब मोहब्बत होगी तो मैं उस लड़की को अपना लूंगा, हमेशा के लिए अपनी इज्जत बना लूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। ये तो किस्मत का इत्तेफाक था कि तुम पापा के दोस्त की बेटी निकल आई और मुझसे भी पहले उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लिया। एक इत्तेफाक के जरिए ही ये बात मेरे इल्म में आई, वरना तुम तो एक ख्वाब दिखाकर गायब हो गई थी। अपना नंबर ही ऑफ कर दिया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढता रहूं, तलाश करता रहूं, अंधेरे में टामक टोइयां करता रहूं। जो काम अली ने हुमा के साथ किया, इरम के साथ किया, वही काम तुमने मेरे साथ करना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस तकलीफ से बच गया। तुम शुरू में ही एक बार मुझसे तस्दीक तो कर लेती हुमा के बारे में। तुम बस मुझसे बातें करती रही। अगर खुलकर बता देती तो कितना अच्छा होता। कम से कम मुझे पछतावा ना होता। उसने झुककर टेबल से कीचेन, ग्लासेस और अपना सेल फोन उठाया। एक बार जरूर सोचना कि क्या किसी लम्हे तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हुई? तुम जो ख्वाब मुझे दिखाती थी, क्या खुद भी उनका हिस्सा बनी? ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। वो मुतवाजिन कदमों से चलता बाहर निकल गया। इन बिसात का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो मरे मरे कदमों से वहीं ढेर हो गई। शर्मिंदगी हाथ से सिवा थी। जर्रार ने तो सिर्फ हकीकत बताई थी, लेकिन इस हकीकत के आईने में उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद को कितना अक्लमंद और बाशऊर तस्वुर करती थी। सना की जज्बाती बातों में आकर खुद भी जज्बातियत के रूह में बह गई थी। टेलीफोन के सहारे एक बिगड़े लड़के को संवारने चली थी, एक फ्लर्टी से इंतकाम लेने चली थी। क्या ऐसा मुमकिन था कि वो फ़ोन के सहारे बदला ले सकती, उसे शूट कर सकती? औरों की भलाई करते-करते वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने चली थी। जर्रार को तो उसने कितने मज़े से फ्लर्टी और टाइम पास कह दिया था। और वो खुद क्या थी? लड़की होने के बावजूद झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचाया, अपनी निस्वानियत का ज़र्रा भर ख़याल नहीं किया। ख्वाबों की वादियाँ उसके साथ घूमी। जर्रार के साथ बच्चों की तादाद तक वो प्लान कर चुकी थी। बेशक ये सब झूठ था, लेकिन इस झूठ में उसने अपनी अनाओ इज्जत, नफ्स और निस्वानियत को दांव पे लगाया था। जर्रार को तो पहले नहीं पता था कि वो झूठ बोल रही है, सिर्फ एक ड्रामा कर रही है, ऐसा ड्रामा जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उसमें और बाकी लड़कियों में कोई फर्क नहीं था। जर्रार उसे आईना दिखा रहा था और ये सब कितना तल्ख था। उसे बुरी तरह रोना आ रहा था। जर्रार पेशावर जा चुका था, 7 रोजे बाकी थे। अब उसे ईद पे ही वापस आना था। आयशा बेगम ने उसे और शाज़िया को कहा था वहाँ अपनी ईद की शॉपिंग कर लो। उसका दिल नहीं चाह रहा था खरीदारी करने का, मगर आयशा बेगम के प्यार भरे इसरार के सामने उसकी नहीं चली। ईद को सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। 27वीं शब को उसने बड़ी रिक्कते कल्ब के साथ दुआ मांगी थी। जर्रार से की सारी बातें, यादें उसे शर्मिंदगी के भरे समुंदर में फेंक रही थी। क्या क्या कहती रही थी वो उसे। वो उसे कितनी लूज कैरेक्टर लड़की समझता होगा। अब उसने जर्रार को बातों बातों में इतनी शह दी थी कि वो बहुत आगे निकल आया था। लेकिन तकलीफ दे पहलू तो यही था ना कि वो अपनी मोहब्बत और जज्बातों एहसास में सच्चा था। वो उसके साथ खेल रही थी, ड्रामा कर रही थी। 29वीं रोजे को इफ्तार के बाद वो लॉन में आकर बैठ गई थी। पास से अरीबा, कोमल और उनकी फैमिली भी जमा हो गई थी। अच्छी खासी रौनक लगी थी, मगर उसका दिल बहुत उदास था। जर्रार जो गया था तो अभी तक उससे कोई राब्ता नहीं किया था। पहले जब वो पिंडी रहने गई थी तो उसकी खैर खबर के लिए वो रोज फोन करता। इन बिसात की आवाज सुने बगैर उसे चैन कहाँ आता था। इन बिसात की खुद तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उससे बात करे। उसे खौफ सा था कि जाने वो आगे क्या कह दे। आसमान साफ और तारों भरा था। उसकी आंखें भर सी आईं। अंदर से हंसी मजाक, शोरों कहकाओं की आवाजें बाहर तक आ रही थी। टीवी पे चांद नजर आने का ऐलान हो गया था। उसामा कुछ देर पहले ही उसके पास आकर बैठा था। उसने चुपके से हाथ की पुश्त से बड़ी बेदर्दी से आंखों को रगड़ा। भाभी चलें बाजार। लाइबा, अरीबा, कोमल भी जा रही हैं। आप भी आएं। अपने बाजार की रौनक आपको दिखा लाऊं। वो बहुत हशाश बशाश था। मैं जर्रार के साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा था वो चांद रात को आएंगे। उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। एन उसी लम्हे गेट पे जाना पहचाना मखसूस हॉर्न बजा। पल भर में जर्रार की आमद की खबर हो गई। सब बाहर निकल आए।
वो सबसे मिला, लेकिन मजाल हो जो उसने एक नज़र भी इंबिसात पे डाली हो। बस नॉर्मल से अंदाज में उसामा के सामने उसकी खैरियत पूछी, फिर वो औरों के साथ बातों में मसरूफ हो गया। काफ़ी देर बाद लड़कियों ने शोर किया कि हमें मार्केट जाना है। आयशा बेगम ने जर्रार से भी कहा कि ले जाओ, इंबिसात की पहली ईद है, वो भी यहाँ का रौनक मेला देख ले। नाचार उसे तैयार होना पड़ा। जर्रार ने मुनासिब सी जगह देखकर गाड़ी पार्क कर दी। उसामा भी उनके साथ था। जर्रार के साथ इंबिसात अकेली ही बैठी थी, बाकी उसामा और शाहज़ेब भाई के साथ थे। अरीबा लाइबा बड़े शौक से मेहंदी लगवा रही थी। उसका जी नहीं चाहा कि मेहंदी लगवाए। चूड़ियों के स्टॉल पे खड़े होकर लाइबा, अरीबा और शाज़िया भाभी ने चूड़ियां पहनी। भाभी ने उसे भी कहा कि चूड़ियां पहन लो। इससे पहले कि वो कलाई आगे करती, जर्रार ने मना कर दिया। चूड़ियां इधर से खरीद लो, लेकिन घर जाकर खुद पहन लेना। उसका अंदाज कतई और बेलचक था। ओहो! इतनी तंग नजरी भाभी ने छेड़ा, लेकिन वो खामोश रहा। इन बिसात ने एक जगह से ईद कार्ड्स खरीदे और एक बिल्कुल अलग करके रख दिया। बाजार में बहुत रौनक थी। रात कतरा-कतरा ढल रही थी और कदरें खुशगवार थी। उन सब की वापसी रात गए हुई। अम्मा फातिमा ने खुसूसी डिशें पहले ही तैयार करके रख दी थी, ताकि सुबह दोनों बहुओं का काम आसान हो जाए। इन बिसात को उनकी हद दर्जा मोहब्बत पे प्यार सा आ गया। उसने ईद कार्ड, मेहंदी और चूड़ियां अम्मा फातिमा के लिए भी खरीदी थी। वो अभी तक किचन में ही थी। इन बिसात ने तीनों चीजें उन्हें दी तो पहले वो एकदम हैरान हुई, फिर उसे खुद से लिपटा लिया। वो पल भर में ही निहाल हो गई थी। दूधो नाव पूतो फलो, अल्लाह सदा खुश रखे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी तो वो शर्मा सी गई। आयशा बेगम समेत वो औरों को पहले ही कार्ड दे आई थी, बस जर्रार का कार्ड देना बाकी था। कुछ होठों से, कुछ आंखों से, कुछ लम्स से तहरीर करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। इन लम्हों को, इन चाहतों को, इन वादों को जंजीर करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें। हाथों पे मेहंदी भी रचाई हो, कलाई में चूड़ियां भी गुनगुनाई हो, वस्ल से ये आँख भी शर्माई हो, शिद्दते कुर्ब का ये दिल भी तमन्नाई हो, फिर प्यार की तजदीद करें, कुछ लम्हों को जंजीर करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें, तुम आओ तो हम भी ईद करें, तुम आओ तो। बेड के साथ साइड टेबल पे पड़े कार्ड्स ने फौरन उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। कार्ड पे बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे फूल बने थे और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लिखाई में आपके लिए तहरीर था। उसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई। इनबिसात वॉशरूम में थी। उसे पढ़कर कार्ड रख दिया। वो नहाकर गीले बाल तौलिए से झटकती बाहर आई। इनबिसात, मैंने तुम्हारे लिए ईद के कपड़े और कुछ चीजें ली थी। वो बैग में पड़ी हैं, निकाल लेना। उसने बताकर करवट बदल ली और हमेशा की तरह तकिया भी आंखों पर रख लिया। वो फौरन बैग की तरफ गई और खोलकर सब कुछ बाहर निकाला। इन बिसात, सोने से पहले लाइट बंद कर देना। उसने तकिया आंखों से हटाकर याद दहानी करवाई। रात काफी ज्यादा हो गई थी। सुबह होने में चंद ही घंटे थे। यकीनन वो ड्राइविंग करके थक गया था। इन बिसात ने लाइट बंद कर दी। आज वो तकिया उठाकर सोफे की तरफ नहीं गई थी, बल्कि वहीं बेड पर लेटी थी। लेकिन जर्रार सो चुका था। उसमें हिम्मत नहीं थी खुद से उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की। सो चुप करके वहीं लेटी रही। मर्द हजरात सुबह तैयार होकर नमाज के लिए मस्जिद जा चुके थे। शादिया भाभी की कोशिश थी कि वो उन सब के आने से पहले तैयार हो जाएं, सो उनकी कोशिश उरूज पे थी। जर्रार ईद की नमाज पढ़कर छोटे चाचू की तरफ चला गया। बाकी घर आ गए। एहसान अंकल और शाहजेब के हमरा वो नहीं था। उसे मायूसी हुई। अपनी मायूसी को खुशदिली के पर्दे में छुपाती हुई वो सबसे ईद मिली। एहसान अंकल और शाहजेब ने ईदी दी तो उसे रोना आ गया। वो किचन में आकर फ्रूट चाट और सेवइयां डिश में डाल रही थी जब जर्रार ने उससे पानी मांगा। उसने फौरन फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। तो तब जर्रार ने उसकी सूजी सूजी आंखें देखी। वो सबसे ईद मिलकर अभी आया था। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी मुतल्लाशी ने गांव का मरकज शाजिया भाभी को बखूबी पता था, तभी तो इशारा किया कि वो किचन में है। वो उसी के लाए हुए सूट में मलबूस थी। कलाई में चूड़ियां भी सजी थी। मेहंदी उसने खुद रात में लगाई थी। सादा सी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। इन बिसात, जरा कमरे में आना, मैं उधर ही हूँ। वो गिलास रख कर निकल गया था। वो अंदर आई तो जर्रार मसरूफ से अंदाज में कुछ ढूंढ रहा था। जी, आपने बुलाया था? वो आंखों में पानी के छींटे मारकर हत्तल इम्कान उनकी सूजन छुपाने की सही कर चुकी थी। अरे हाँ, मैं जाते वक्त वॉलेट से निकाल कर तुम्हारी ईदी यहाँ रख कर गया था। तुमने उठा तो नहीं ली? वो दराज बंद कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्षण से उसके अंदर कुछ टूटा था। वो इतनी गई गुजरी और गैर अहम थी कि वो खुद उसे ईदी देने के बजाय रख कर गया था। वो सबसे ईद मिलकर ईदी देकर आया था। उसे सूखे मुंह एक बार भी ईद मुबारक नहीं कहा और कहा कि ईदी रख दी थी। इन बिसात के आंसू गालों पे लुढ़के थे। आप अपनी ईदी अपने पास ही रखें। आपने मुझे ईद की मुबारक तक नहीं दी और ना ईद मिले। भला ऐसे ईदी देते हैं? आपको अपनी ही बातें भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है सब कुछ। उसने खुद पे काबू पाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हुई थी। तो फिर तुम ही बता दो, कुछ मुझे भूल गया है तो। जर्रार उसके पास खड़ा था। उसने दाएं हाथ से आंसू साफ किए, सुर्ख उसीली आंखों से उसे देखा और फिर उसके कंधे पे बड़े जोर से नाखून मारे।
उसे धक्का देने की कोशिश की और नाकाम होने पे एक बार फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने इनबिसात के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये तो फाउल है, ये ऐसी सूरत में था मैं अगर बेईमानी करता, लेकिन मैंने तो बेईमानी की ही नहीं है। ऐसी ईद का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम प्यार से ईद मिलने के बजाय खूंखार हरकतें करो। वो बहुत संजीदा था। अच्छा ना, गलती हो गई है मुझसे। अब तो मैं ईद मुबारक कह रही हूँ ना। तुमने ऐसे भी तो नहीं कहा था। जर्रार ने शरारत छुपाकर उसकी आंखों में झांका। शिद्दते कुर्ब का ये दिल भी तमन्नाई हो, फिर चाहत की तजदीद करें। तुम आओ तो हम भी ईद करें। वो शरारत से गुनगुनाया तो इनबिसात शर्मिंदा हो गई, गोया रात उसने कार्ड पे लिखी ये नज्म पढ़ ली थी। खुद आगे बढ़ना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जर्रार के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए वो पुरानी इनबिसात लग रही थी। खैर मुबारक जी। जर्रार ने उसे खुद से करीब कर लिया था। लेकिन तुमने तो कुछ और ही कहा था कि पहली ईद ऐसी होगी वैसी होगी। वो उसे याद करवा रहा था। जर्रार ने उसे मजीद शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी। उसकी आला ज़र्फ़ी ने इनबिसात का दिल जीत लिया था। उसने जर्रार को जो कुछ कहा था अब उस पे अमल करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जर्रार जैसे मोहब्बत की कद्र करने वाले शख्स को जवाबन मोहब्बत ही दी जा सकती थी। उसके हिसार में सिमटते हुए अब वो उसे किसी बेईमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। पहली ईद और पहली मोहब्बत के खूबसूरत जज़्बे को उसने हमेशा सँभाल कर दिल के नेहा खाने में रखना था। जर्रार अब सिर्फ़ उसका शौहर ही नहीं बल्कि महबूब भी था, और महबूब चीज़ों की तो कद्र ही की जाती है। अब जर्रार के संग इस खूबसूरत ईद को उसे दिखाए गए ख्वाब के मुताबिक मनाना ऐसा भी मुश्किल नहीं था। ख़त्म शुद।